क्योंकि जब ट्रेडिंग बोरिंग लगने लग जाएगी तब वो सक्सेसफुल हो जाएगी। चैलेंज के बारे में जिसने आपने काफ़ी धमाकेदार प्रॉफिट्स बनाए हैं जो कि ऑडियंस के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकती है। इसलिए किया था क्योंकि लोगों को पता चले कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे किया जाए, और हमने स्टार्ट किया था $500 के साथ, और शॉकिंगली वो विद इन 2 मंथ $500 हमने कन्वर्ट किया 20x रिटर्न में, जो कि मोर देन $10,000 हमने उसमें प्रॉफिट किया। कंसिस्टेंसी से ही हमने किया है, और उसका इन डिटेल पीएनएल मैं इसी पॉडकास्ट में आपको शेयर करूंगा, और आपके अगर टैक्सेशन के डाउट्स है वो भी मैं ट्राई करूंगा कि इसी पॉडकास्ट में सॉल्व करें। इसलिए हमने इसको एक सोल्यूशन निकाला है कि ट्रेड तब लो जब टोक्यो सेशन क्लोज हो जाएगा, मतलब दोपहर के हमारे 1:30 बजे। वो बताता हूँ क्यों। देखो कि आपको ट्रेडिंग करने मज़ा आएगा, आप ट्रेडिंग से दुनिया घूम सकते हो, ट्रेडिंग कभी भी कर सकते हैं, तो आप इस फील्ड में मत आओ। डोंट ट्रेड फॉर एक्साइटमेंट, डोंट ट्रेड टू शो अदर कि देख भाई मैंने ट्रेड किया, 5 मिनट में $100 का प्रॉफिट हो गया। 1 मिनट भी नहीं लगेगा वो $100 का लॉस होने के लिए वापस। पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बनाए रखना भी इम्पोर्टेंट है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट सीरीज ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के एक धमाकेदार स्ट्रैटेजी के बारे में। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हम आपको बताएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी सेटअप क्या होना चाहिए, कौन से इंडिकेटर आपके लिए बेस्ट सूटेड होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये स्ट्रैटेजी आपको कोई और नहीं बल्कि अ प्रोफेशनल सीए बताने वाले हैं जिनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मार्केट में मोर देन 5 ईयर्स का रह चुका है। 2000 प्लस स्टूडेंट्स को ये ट्रेन कर चुके हैं, और स्पेशली क्रिप्टो मार्केट में ये 1.5 ईयर से काम कर रहे हैं। सो हेयर वी गो, वेलकम राहुल जादव जी। थैंक यू शुभ्रा, और थैंक यू अगेन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि इस पॉडकास्ट में मैं ऑडियंस को बता पाऊँ कि एक्चुअली ट्रेडिंग क्या होती है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो फ्यूचर्स। वी आर सो एक्साइटेड राहुल, एंड हम जानना चाहेंगे आपके इस पर्टिकुलर पिछले कुछ बीते महीनों में चैलेंज के बारे में जिसने आपने काफ़ी धमाकेदार प्रॉफिट्स बनाए हैं जो कि ऑडियंस के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकते हैं। यस, वो चैलेंज हमने जून मंथ में स्टार्ट किया था, और इसका अनाउंसमेंट मैंने कम्युनिटी में भी कर दिया था, और इसलिए किया था क्योंकि लोगों को पता चले कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे किया जाए, और हमने स्टार्ट किया था $500 के साथ, और शॉकिंगली वो विद इन 2 मंथ $500 हमने कन्वर्ट किया 20x रिटर्न में, जो कि मोर देन $10,000 हमने उसमें प्रॉफिट किया। आई नो आप सब सोच रहे हो कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है, बट कंसिस्टेंसी से ही हमने किया है, और उसका इन डिटेल पीएनएल मैं इसी पॉडकास्ट में आपको शेयर करूंगा, उसी के साथ रिस्क मैनेजमेंट में शेयर करूंगा, और जो स्ट्रैटेजीज लगी है सारी की सारी मैं इसी पॉडकास्ट में शेयर कर दूंगा। सो राहुल, आई एम तो वेरी एक्साइटेड कि पॉडकास्ट के एंड तक मुझे एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी मिलने वाली है, एंड आई एम वेरी श्योर ट्रेडर्स भी बहुत एक्साइटेड होंगे। यस, डेफिनेटली, और आपके अगर टैक्सेशन के डाउट्स है वो भी मैं ट्राई करूंगा कि इसी पॉडकास्ट में सॉल्व कर दूं। नहीं राहुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ट्रेडर्स, हम ट्राई करेंगे कि आपके जो भी क्रिप्टो रिलेटेड टैक्सेशंस के डाउट हैं, बिकॉज राहुल इज सीए बाय प्रोफेशन, सो ही कैन गाइड यू वेल। सो हम वो सारे डाउट्स भी पर्टिकुलर पॉडकास्ट में कवर करेंगे, लेकिन वो एंड में कवर करेंगे, तो जाना मत पॉडकास्ट को छोड़कर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम राहुल, लेट्स स्टार्ट आवर स्ट्रैटेजी। सो इस पॉडकास्ट में हम 2 स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में पूरी डिटेल राहुल जी आपको देंगे। पहली स्ट्रैटेजी होगी सेशन बेस्ड, यानी 24 आवर्स में पूरे वर्ल्ड में 4 सेशंस होते हैं, और उस टाइम पर आपको क्या एक्शन लेने हैं स्ट्रैटेजी में, वो सारा कुछ राहुल जी आपको डिटेल में बताएंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी होगी जो कि स्पेसिफिकली बिटकॉइन फ्यूचर्स के लिए बनी है, जो कि इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, जिसके बारे में सारी डिटेल्स राहुल जी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो राहुल, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। यस, शुरू करने से पहले शुभ्रा, मैं आपको थोड़ा पीएनएल दिखा देता हूँ, क्योंकि जिस चैलेंज की मैं बात कर रहा था जून और जुलाई मंथ में, तो ये हमारा पीएनएल है। मैं इसको कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। तो इसको हम जून मंथ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम जून 1 और हम इसको क्लोज करते हैं जुलाई 31। इसका मतलब एग्जैक्टली 2 मंथ की सेशंस में रखता हूँ, और इसमें आप देख सकते हो ये मैप है जहाँ पे पता चलता है कि आपने कब डिपॉजिट किया, कब विड्रॉल किया। तो यहाँ अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ $9 दिख रहा है, तो यहाँ हमने फ़ंड ऐड किया था। जो फ़ंड ऐड हुआ था $470 का फ़ंड ऐड हुआ था, मतलब तकरीबन अब हमारा कैपिटल हो चुका है $500 के आसपास। उसके बाद यहाँ डिपॉजिट विड्रॉल किया, लेकिन अगर आप
यहाँ आप देखोगे तो ये हो चुका है $12,000 का अकाउंट। इसका मतलब हमने 2 महीनों में अराउंड $13,000 का प्रॉफिट गेन किया, जो कि हो जाता है 20x रिटर्न्स $500 के अकाउंट में। उसमें एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कैच किया, और ये सारा प्रॉफिट जो हमने कैच किए है वो सारे कम्युनिटी पे भी डिस्कस है। अगर मैं इस प्रॉफिट को थोड़ा हटा भी दूँ, इस बड़े प्रॉफिट के अलावा भी हम कितना परसेंटेज रिटर्न कर रहे हैं ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑडियंस को, इसलिए भी क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में, और वो मुझे दिखाना ही पड़ेगा आपको, उसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो अब यहाँ अगर हम अप्लाई करते हैं तो मैंने बड़ा प्रॉफिट हटा दिया। अब बड़ा प्रॉफिट हटाने के बाद भी हमने $500 को 4x ग्रो कर लिया है, दैट टू विद इन 2 मंथ। तो 4x ग्रोथ 2 महीने में बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता लोगों से कि इतनी ज़्यादा रिटर्न हो, बट एटलीस्ट ये पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि हम फ्यूचर्स में क्रिप्टोज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लेवरेज का बेनिफिट उठाते हैं। और लेवरेज का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। आप देखो अच्छे से, यहाँ हमने पूरे 2 महीने में देखेंगे अच्छे से तो 19 ही ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं। Exactly. अगर हम वो बाकी के ट्रेड्स भी ऐड करेंगे तो पूरे 2 महीने में अराउंड 20 से 25 ट्रेड्स अगर एवरेज पकड़ते हैं तो 1 महीने में हमने बस 11 ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, जो कि मार्केट 24 घंटे का है, जो कि मार्केट इतनी ज़्यादा Right. वॉलेटिलिटी का है, स्टिल जो कि मार्केट सैटरडे संडे ओपन है, स्टिल हमने बस महीने में 11 से 12 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। Right. और हम कुछ ट्रेड स्विंग्स भी करते हैं और कुछ ट्रेड इंट्राडे भी करते हैं, डिपेंडिंग कि टारगेट और स्टॉप लॉस कैसा है। कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है कि ट्रेड लो और तुरंत एग्जिट करो, जब तक टारगेट नहीं मिलता तब तक हम होल्ड करते हैं। आपका बेसिक रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहता है किसी भी स्ट्रैटेजी का? 1:2 इनिशियली, Initially. लेकिन जैसे ही लगता है कि ट्रेड हमारे फेवर में चला गया है वो 1:10 भी हो जाता है। सो ये ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये कैसे पता ट्रेड फेवर में आ गया है और अभी मुझे ट्रेल करना है अपने प्रॉफिट। देखो अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट भी काम करता है। अगर सपोज कोई ट्रेडर प्रॉफिट में है पिछले 1-2 ट्रेड से, तो उसकी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि मैं इस ट्रेड को होल्ड करूं, ना कि इसको जल्दी बुक करूं। क्योंकि इंडियन मार्केट की तरह क्रिप्टो मार्केट नहीं है। इंडियन मार्केट 6 घंटे का होता है और उसमें बीच में जैसे ही क्लोज हो जाता है नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैप अप या तो गैप डाउन हो सकता है, अनसर्टेनिटी बहुत है। क्रिप्टो मार्केट में हमारा कंट्रोल रहता है क्योंकि हम कंटिन्यूसली वॉच कर सकते हैं ट्रेड को। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड में है तो एग्जिट के लिए बस हम देखते हैं, हर 2 घंटे में एक बार चार्ट देख लिया, रात को चार्ट देख लिया, सुबह उठते से ही चार्ट देख लिया, हम कंट्रोल में रहते हैं। और इसका हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते हैं। अब डेल्टा में फीचर ऐसा है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, ऊपर ऊपर लेके जाओ। अगर सपोज एक ट्रेड लिया जिसमें रिस्क 10,000 है, रिवॉर्ड 20,000 आ चुका है, तो अभी हम रिस्क 0 कर देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। अगर रिवॉर्ड 30,000 पे आ गया तो अभी हम हमारा जो ट्रेड का स्टॉप लॉस है वो 10,000 पे कर लेंगे। इसका मतलब हम कुछ भी गलत हो जाता है तो 10,000 का प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे। इसी तरह हम ट्रेड को होल्ड करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन में और इथेरियम में और सोलाना में जो क्रिप्टो है, बेसिकली इनके स्विंग ट्रेड अच्छे इसलिए भी होते हैं क्योंकि एक बार इन्होंने डायरेक्शन पकड़ ली तो वो डायरेक्शन कंटिन्यू होती है 5,000 10,000 तक। ये तो है, agree with you। तो ये कंटिन्यू होती है, इसलिए सबसे मेन क्रक्स है ट्रेड को होल्ड करना, रिस्क को अच्छे से मैनेज करना, बट एंट्री अच्छी सी होनी चाहिए। और एंट्री होने के लिए ही मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और स्ट्रैटेजी भी एक नहीं 2 स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि ये 24 घंटे का मार्केट है, इसलिए मैं पहले सेशन स्ट्रैटेजी से ही स्टार्ट करूंगा। सो राहुल, बहुत सारे लोगों को सेशंस ही नहीं पता होंगे, तो प्लीज़ आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि बेसिकली ये है क्या। देखो अब मैं सेशंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली 24 आवर्स मार्केट में ना पूरे 24 घंटे कोई ना कोई पूरे दुनिया का स्टॉक मार्केट चल ही रहा है। जैसे अगर इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 बजे ओपन होता है और शाम को 3:30 बजे क्लोज होता है, वैसे ही पूरे 24 घंटे में ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई ना कोई स्टॉक मार्केट चल रहा ही होता है। और उसकी जो स्टार्ट होता है वो होता है सिडनी से, मतलब ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट। आप देख लो, आप नोट डाउन कर लो, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट रात को, हमारे टाइम जोन की बात हो रही है, रात को 2:30 बजे ओपन हो जाएगा। और उसके बाद तुरंत टोक्यो का मार्केट ओपन हो जाएगा हमारे टाइम जोन के सुबह के 5:30 बजे। देन ये हो गया ईस्ट टाइम जोन। अब आ जाते हैं वेस्ट टाइम जोन, अब आ जाते हैं लंदन के टाइम जोन पे। लंदन स्टार्ट हो जाता है दोपहर को 12:30 बजे हमारे टाइम जोन के हिसाब से। इसका मतलब तब हमारा इंडियन मार्केट भी ओपन हो रहा होता है, हमारा इंडियन मार्केट का आफ्टरनून सेशन और लंदन मार्केट का ओपनिंग सेशन।
और उसके बाद आखिरी जो सेशन है जो सबसे ज़्यादा क्रेजी होता है वो होता है यूएस का सेशन। वो स्टार्ट हो जाता है हमारे टाइम जोन के हिसाब से शाम को 7 बजे। तो ये जो सेशन है, इस सेशन के बेसिस पे ही ये स्ट्रेटेजी है शुभ्रा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमको कौन से स्टॉक मार्केट, कौन से कंट्री के, कौन से जोन के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है। राइट। तो मेरे हिसाब से अगर हम ईस्ट का एक टाइम जोन उठा ले जैसे टोक्यो हो गया, और वेस्ट का एक टाइम जोन उठा ले जैसे यूएस हो गया, तो हम प्रॉपरली टैकल कर सकते हैं। इसका मतलब ना हमें रात को चार्ट देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना पूरे दिन में बार बार चार्ट देखने की ज़रूरत है। बस एक टाइम फिक्स पता चल जाए कि हाँ इस टाइम फ्रेम में ही मुझे चार्ट देखना है, क्योंकि उसी टाइम फ्रेम में आपको एंट्रीज भी मिल जाएगी। और आगे जब मैं इंडिकेटर्स बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे ये सोच के कि उसी टाइम जोन में ही एंट्री मिलती है, और बाकी के टाइम जोन में मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। या तो प्राइस एक्शन अच्छे से काम नहीं करेगा, या तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। सो राहुल, आई गेस ऑडियंस को एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। सो आई गेस लेट्स डीप डाइव इनटू इट, स्ट्रेट इनटू द स्ट्रैटेजी। चलो शुभ्रा, अब मैं चार्ट्स पे डायरेक्टली बताता हूँ। ये तो पीएनएल हो गया। अब देखो चार्ट्स, अब ये बिटकॉइन का चार्ट है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इंडिकेटर्स पे जाना है और इंडिकेटर्स पे टाइप करना है सेशंस। ठीक है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ आप देख लो लक्स एल्गो का है ये 17.7K का। इस पर आपको सिंपली एक क्लिक कर देना है। तो और यहाँ पे आपको टाइम जोन सिलेक्ट करना है 4 आवर टाइम फ्रेम। राहुल, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से टाइम फ्रेम पर चार्ट्स को एनालाइज करना है। तो एक बार आप थोड़ा ऑडियंस को इसका भी ओवरव्यू दे दीजिए। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ये कहता है दो अप्रोच है, टॉप टू बॉटम अप्रोच और बॉटम टू टॉप अप्रोच। हम टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करते हैं। इसका मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं। अब बड़ा टाइम फ्रेम हमारे लिए होगा वीकली, उसके बाद डेली, उसके बाद 4 आवर और उसके बाद 1 आवर। 1 आवर से नीचे नहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने ज्यादा ट्रेड्स मिलने के चांसेस है, नॉइज बहुत ज्यादा होगी मार्केट में, और ओवर ट्रेड होने के चांसेस है। मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे मेरा रिस्क मैनेजमेंट पता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पता है। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की, उन ट्रेडर्स की जो अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक ट्रेडिंग करके 6 महीने भी नहीं हुए, 1 साल भी नहीं हुआ। उनके लिए जो सबसे बड़ा हर्डल होता है वो होता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी एक हर्डल ना बने, वो हमारे फेवर में काम करे, इसलिए टाइम फ्रेम ही छोटा मत रखो। तुम अगर छोटा टाइम फ्रेम रखोगे तो बहुत ट्रेड्स मिलेंगे, इसलिए स्कैल्प करो ही मत। इनिशियली स्कैल्प के बारे में सोचना ही मत। आप ये सोचो कि मेरा सबसे छोटा टाइम फ्रेम 1 आवर है। उससे क्या होगा, एक अगर मैंने कहा कि चलो आपको ट्रेड लेना है ये कैंडल क्लोजिंग पे, अगर कैंडल क्लोज करने के लिए आपको 1 घंटा वेट करना पड़ रहा है तो आपका पेशेंस बढ़ गया ना। इसलिए हम 1 आवर के नीचे जाते नहीं। पेशेंस भी बढ़ जाता है, ट्रेड भी क्वालिटी मिल जाता है, ट्रेड कम, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होती और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप ट्रेडिंग में सीख जाते हैं। करेक्ट। और यही मैंने कहा ना कि जो मार्केट 24 घंटे का है, उसमें आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि छोटे टाइम फ्रेम पे बार बार, वरना आपको यूएस सेशन में 10 ट्रेड मिल जाएंगे, यूरो सेशन में 10 ट्रेड मिल जाएंगे, टोक्यो सेशन में 10 ट्रेड मिल जाएंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम ही आपने 5 मिनट का रख दिया है। राइट। इसलिए 1 आवर का टाइम फ्रेम रखो कि यूएस सेशन में सिर्फ 6 ही कैंडल मिले, यूरो सेशन में 6 ही कैंडल मिले, टोक्यो सेशन में भी 6 ही कैंडल मिलेगी, तो डिसीजन कम हो जाएंगे। और जो भी मिलेंगे डिसीजन या तो वो बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे। तो इसलिए अब ओवर टू चार्ट। तो आप इंडिकेटर की सेटिंग, हाँ, तो अब अभी इसको इंडिकेटर्स में आप सेशन टाइप करोगे तो सेशंस में जो लक्स एल्गो है वो एक आ जाएगा इंडिकेटर। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे सेशंस आ जाएंगे, चारों भी सेशंस जो मैंने कहे थे। अभी हमको बस इसमें 2 सेशन चाहिए, वो है यूएस और टोक्यो। परफेक्ट। अब सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ देखो एक न्यूयॉर्क है, एक लंदन है। लंदन को अनटिक करता है, सिडनी को अनटिक करता है और अब कर देते हैं ओके। अब हमारे पास बस 2 ही सेशंस है और दोनों भी सेशंस के अभी हम क्या करते हैं, कलर्स भी चेंज करते हैं जिससे हम प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर पाए। जैसे टोक्यो सेशन है, टोक्यो को मैं ब्लैक कर देता हूँ और जो न्यूयॉर्क सेशन है उसको मैं रेड कर देता हूँ। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रॉपर सेशंस को। अब यहाँ से आपको 4 आवर्स से 1 आवर पे शिफ्ट होना है, क्योंकि बस सेटिंग्स चेंज करने के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम पे थे। अब मैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ। अब देखो आपको कितनी क्लैरिटी मिल जाएगी। जो भी ब्लैक है वो टोक्यो है और जो भी रेड है वो न्यूयॉर्क सेशन है। इसका मतलब जो भी रेड है वो हमारे लिए शाम के 7 है और जो भी ब्लैक है वो हमारे लिए सुबह के 5:30 है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर 2 सेशंस इंक्लूड किए इसमें, या तो यूएस सेशन और टोक्यो सेशन।
इसका मतलब क्या है कि अब मुझे ट्रेड कहाँ लेना है वो मैं अभी आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे 4 सेशन में न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन मतलब रेड कलर का जोन, यहाँ पे आप देखोगे रेड कलर के जोन, रेड कलर के जोन में ही वॉलेटिलिटी है और स्विंग्स है। राइट, एग्जैक्टली, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स रेड कलर के जोन में बनी हैं। करेक्ट करेक्ट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुभ्रा, अगर आप देखोगे तो रेड और ब्लैक जोन में ही मूवमेंट है और बाकी के टाइम मार्केट एक स्लो है या फिर बस अपनी मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसे क्या आते हैं मार्केट के बाइंग और सेलिंग प्रेशर। देखो जैसे ही यूएस मार्केट ओपन हो जाता है तो बहुत सारे लोग क्रिप्टोज में ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन यूएस मार्केट। मान लो यूएस मार्केट बुलिश जा रहा है, उसके बेसिस पे क्रिप्टोज में ट्रेडिंग होगी। मान लो यूएस मार्केट बेरिश जा रहा है, उसके बेसिस पे क्रिप्टो में ट्रेडिंग होगी। तो जैसे ही यूएस मार्केट में जो ट्रेड होते हैं उसके बेसिस पे जब क्रिप्टोज में ट्रेडिंग होती है उसका इम्पैक्ट हमको टोक्यो में देखने मिलता है। क्योंकि जैसे ही यूएस मार्केट क्लोज हो जाता है तो 2 मार्केट ओपन हो जाते हैं। पहला हो जाता है सिडनी, जिसमें वॉल्यूम कम होता है इसलिए हम उसमें ट्रेड नहीं करते। फिर उसके बाद तुरंत टोक्यो स्टार्ट हो जाता है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है और हम ट्रेड करते हैं। वो बताता हूँ कैसे। टोक्यो मार्केट सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होता है और हमारा इंडियन मार्केट तब तक 9:30 या 9 बजे तक, मान के चलो प्रिपरेशन 8:30 बजे शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही 8:30 बजते हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब पूरे दुनिया में ईस्ट का पूरा मार्केट ओपन हो गया। सिडनी भी ओपन है 8 साढ़े 8 बजे, टोक्यो भी ओपन है फुल फ्लेज और हमारा मार्केट भी ओपन है फुल फ्लेज। इसका मतलब दुनिया के 3 ईस्ट कॉन्टिनेंट के 3 बड़े बड़े मार्केट एक ही टाइम जोन में ओपन है। तो सबसे पीक टाइम है ट्रेड लेने का सुबह के 5:30 से 7 बजे, लेकिन इतने टाइम में हम ट्रेड नहीं ले पाते क्योंकि सुबह उठना होगा। इसलिए हमने इसको एक सोल्यूशन निकाला है कि ट्रेड तब लो जब टोक्यो सेशन क्लोज हो जाएगा, मतलब दोपहर के हमारे 1:30 बजे। वो बताता हूँ क्यों। देखो सॉरी आई एम कटिंग यू, बट यहाँ पे उनके लिए भी अच्छा है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि उनके पास लंच टाइम में थोड़ा टाइम खाली मिल सकता है और इस स्ट्रैटेजी को वो ट्रैक कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। अब इसमें ये क्यों, क्योंकि जब हम चार्ट को बैक टेस्ट कर रहे थे पिछले 2 साल, ये जो भी मैं बता रहा हूँ पिछले 2 साल का बैक टेस्टेड डेटा है हमारे पास। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपसे हमसे स्क्रीनशॉट लेके चली जाइए, वो स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे। दोपहर को 1:30 बजे हमारा मार्केट का क्लाइमैक्स टाइम आज शुरू हो जाता है, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट। टोक्यो मार्केट क्लोज हो गया, हमारे मार्केट का अभी कंक्लूजन सेशन हो जाएगा। सिडनी मार्केट क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, अब प्रिपरेशन चालू हो चुका है यूरोपियन मार्केट का। इसका मतलब दोपहर को 1:30 बजे हमारे इंडियन मार्केट का कंक्लूजन टाइम। टोक्यो क्लोज हो चुका है, मतलब प्रोफेशनल लोगों ने क्लोज किया होगा और लंदन शुरू हो गया है। तो ये इतना पीक टाइम है जहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल सकता है, वो भी कंसिस्टेंट ऐसा ट्रेड जहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी आएगी शाम को यूएस मार्केट में। तो ये जो टाइम है दोपहर को 1:30 से लेके शाम को 7 बजे तक, बहुत अच्छा टाइम है आपको एक ट्रेड सेटअप बिठाने का। और वो आपको चार्ट पे भी मैं बता सकता हूँ और उसके स्क्रीनशॉट्स भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में 100% आपको दे दूंगा क्योंकि उसका बैक टेस्टिंग हुआ है। अब उसको दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। आप देखो यहाँ पर चार्ट्स में, अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, पीछे के बस 10 सेटअप आपको बताता हूँ कि जैसे टोक्यो क्लोज हो जाता है तब मार्केट में क्या मोमेंटम आती है। तो मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ, अगर आप कोई भी सिचुएशन में बैक टेस्ट कर सकते हो, बट स्टिल मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ क्योंकि फिर पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट आई विल टेक 5 to 10 एग्जाम्पल। ये टोक्यो सेशन का क्लोज है। ये टोक्यो सेशन का क्लोज पे यहाँ पर पीक लगाया मार्केट ने और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक फॉल आ गया। अगर इस पीक पे अगर आप शॉर्ट कर सकते हो तो आपका ट्रेड अच्छा है, लेकिन इस पीक पे शॉर्ट करना है या बाय, उसके लिए नेक्स्ट इंडिकेटर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये सेशन का इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि आपको उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में चार्ट्स के सामने बिठाने के लिए बेसिकली वो टाइम फ्रेम आपको खुद से मैन्युअली सर्च नहीं करना है, थ्रू चार्ट आपको समझ आ जाएगा वो। मतलब टोक्यो सेशन का क्लोजिंग के वक्त आपके सामने चार्ट्स होने चाहिए और हार्डली आधे 1 घंटे के लिए आपको चार्ट्स देखने हैं। और जो सेकंड सेशन हो जाएगा, अगर आप देखोगे अच्छे से, तो टोक्यो सेशन का यहाँ पर एक क्लोज है और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन का यहाँ ओपन है। दोनों में से अगर एक टाइम फ्रेम पे भी अगर आप एक्टिव होते तो आपका ये ट्रेड बैठ गया होता। ओपनिंग टाइम फ्रेम, यस, यूएस मार्केट का ओपनिंग और टोक्यो मार्केट का क्लोजिंग। मुझे दोनों में से एक जोन टाइम जोन में अवेलेबल रहना है। या तो मैं शाम को 7 बजे अवेलेबल चाहिए या तो मैं दोपहर को 1:30 बजे अवेलेबल चाहिए। वो दिख रहा है इस
क्लियर कट। अब थोड़ा सा और चलते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी तो आप जैसे जैसे चार्ट को बैक टेस्ट करोगे। अब देखो सेम टोक्यो मार्केट का क्लोज और यूएस मार्केट का ओपन, दोनों में से एक टाइम फ्रेम पे भी अगर आप होते तो बाय करके बैठ गए होते। बैक टेस्टिंग में विजिबिलिटी तो पूरी दिख रही है कि इस टाइम फ्रेम पर मूवमेंट तो आ रहा है इधर अपसाइड और डाउन साइड। करेक्ट। तो ये हमें टाइम फ्रेम सेट हो जाएगा हमारा कि हमें विजिबिलिटी है कि टाइम फ्रेम ये है, बट डिसीजन मेकिंग अभी भी पूरी नहीं हुई है। डिसीजन मेकिंग के लिए मैं एकदम क्रिस्प और क्लियर लेके जाऊंगा। अभी आप बस क्लैरिटी रखो कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ चार्ट्स देखें बिना ये सोचे कि मुझे ट्रेड करना है, तो चार्ट्स ही क्लियरली बोल देते हैं कि अगर मैं टोक्यो सेशन के क्लोजिंग में या और यूएस सेशन के ओपनिंग में अवेलेबल होता तो मैं ट्रेड बिठा सकता था, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे। चलो इंडिकेटर्स को साइड में रख के सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करते हैं, तो प्राइस एक्शन तो यही कहता है रेजिस्टेंस पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट पे हम बाय कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो हम बाय कर सकते हैं, अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम सेल कर सकते हैं, या तो करेक्शन वाला फेज है या फिर पुल बैक वाला फेज है, ये तो हम प्राइस एक्शन से पता कर सकते हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ट्रेड करने से पहले एटलीस्ट बेसिक प्राइस एक्शन तो आपका क्लियर रखो, क्योंकि जस्ट इंडिकेटर्स के बेसिस पे आप ट्रेडिंग करोगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसमें लेवरेज है तो आपसे गलतियां बहुत होगी। तो आपको बेसिक प्राइस एक्शन आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, पुल बैक करेक्शन क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्शन में फिबोनाची कैसे प्लॉट करते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी तो आपको देखना है। तो ये प्राइस एक्शन जो बेसिक है, एकदम बेसिक, जो कहते हैं ना कि टेक्निकल एनालिसिस का शुरुआत अगर आप प्राइस एक्शन से कर रहे हो तो प्राइस एक्शन का बेस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद इंडिकेटर्स का बेस मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूंगा। सो अभी तक आप क्लियर हो चुके हो सेशंस में, तो अगर सेशंस क्लियर हो चुके होंगे आपके ऑडियंस को ये भी पता चल गया कि इंडिकेटर्स कैसे प्लॉट करना है, सेटिंग कैसे कर रखनी है। तो अब मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ और दूसरे इंडिकेटर्स प्लॉट करता हूँ, जिसके बेसिस पे जब वो इंडिकेटर्स इंडिकेट करेंगे आप देख लेना, या तो वो टोक्यो का क्लोज होगा या तो यूएस का ओपन होगा, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बिकॉज क्या हो जाता है ना कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ट्रेडिंग व्यू पे कर रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री वर्जन है वो बस 2 ही इंडिकेटर लगाने देता है, और जो पेड वर्जन है वी डोंट एक्सपेक्ट कि ऑडियंस 20-25 हज़ार का ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम खरीदे। बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो हमको जुगाड़ करना पड़ता है। अब मैं कैसे करता हूँ, यूज तो कर रहा हूँ 4 इंडिकेटर, बट 2 पैरेलल यूज करता हूँ कि एक इंडिकेटर हो गया, एक इंडिकेटर से लेवल निकल गई, चलो उस इंडिकेटर को हटाओ, अब 2 नए इंडिकेटर डालो, मतलब हम यूज कर रहे 4 इंडिकेटर, वो भी ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में। ये ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी टिप है। अब इजीली ये ट्रेडिंग व्यू पर बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि 2 इंडिकेटर ही लग रहे हैं, अब कैसे इसको एनालाइज करें, तो राहुल जी ने आपके लिए वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ। अब मैं सबसे पहला वाला इंडिकेटर यूज़ करूँगा, वो यहाँ पे करूँगा AAI सुपर ट्रेंड। आपको सिंपली यहाँ पर AAI सुपर ट्रेंड पुट करना है और आपको ये वाला इंडिकेटर आ जाएगा जिसमें 1.6K का है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब इस इंडिकेटर की मैं खासियत थोड़ी सी बता देता हूँ, क्योंकि इस इंडिकेटर का अगर बेस क्लियर हो गया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगेन जैसे ही आप ये इंडिकेटर प्लॉट करोगे आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम मल्टी टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम पे, आई विल टेल यू व्हाई, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे पहले एक माइंडसेट बिठा ले कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है। जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डिसाइड हो गई तो छोटे टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड लेने के लिए तो पहले एक डिसाइड तो करो कि हम मार्केट के साथ जाने वाले हैं या ऑपोजिट है, और वो जाने के लिए हमको सिंपली ये इंडिकेटर बताएगा। तो इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 आवर से 4 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ। अब जैसे ही मैं 1 आवर से 4 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया हूँ, ये इंडिकेटर ने अपने पैरामीटर्स चेंज कर लिए, क्योंकि ये AI बेस इंडिकेटर है, ठीक है। इसमें ये जो इंडिकेटर का बेस है वो हमारे EMA से ही उठाया है, जैसे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। बहुत सारे जन 9, 20, 50 यूज करते हैं। सो इज इट अ क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ दीस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? अब उसके लिए भी एक ट्रिक है, कोई भी ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर को आपको समझना है तो आप सिंपली यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ उसके सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर, और ये जो दिख रहा है आपको अबाउट दिस स्क्रिप्ट, बस उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अबाउट दिस स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो ट्रेडिंग व्यू खुद बताएगा कि ये इंडिकेटर का बेस क्या है।
देखो अब वो खुद बता रहा है कि इसका बेस क्या है। अगर आपने ये पढ़ लिया, देखो सुपर ट्रेंड कैलकुलेशन, KNN Right. एल्गोरिदम, सिग्नल जनरेशन, ट्रेडिंग लॉजिक, लोकल पिक्चर, इतनी सारी चीज़ें जा चुकी है इस इंडिकेटर को बनाने में, और वो अगर आपने पढ़ ली तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये इंडिकेटर ट्रेडिशनल इंडिकेटर नहीं है, राइट ये ऐसे इंडिकेटर है, शायद आपने नाम भी पहली बार सुना होगा और ऑडियंस भी पहली बार नाम सुन रही होगी। तो ऐसे इंडिकेटर का बेस क्या है? बेस तो ट्रेडिशनल इंडिकेटर से ही लिया है, बट अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इंडिकेटर जिसने बनाया है उसने क्या लॉजिक्स यूज़ किए हैं, सिस्टम में क्या फीड किया है सोर्सेस से। एग्जैक्टली सेम लाइक फ़ोन में अपडेटेड वर्जन्स आते रहते हैं। इट्स सेम लाइक कन्वेंशनल इंडिकेटर्स के आपको अपडेटेड वर्जन्स मिल रहे हैं विच आर परफॉर्मिंग बेटर, Yeah. गिविंग यू बेटर एंड दैट टू AI बेस्ड, बिकॉज हम जिस अभी जनरेशन से जा रहे हैं यहाँ पे AI की हेल्प ट्रेडिंग में लेनी ही होगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सो AI इसमें AI क्या हेल्प कर रहा है इस इंडिकेटर को? लाइक मैं बताता हूँ। अभी देखो क्या होता है ना, ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स रिजिड होते हैं, मतलब मार्केट उनमें एक सोर्स फीड किया होता है, कैलकुलेशन उनका एक तरीके से चलता है, जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा उस हिसाब से ये अपने आप को चेंज करता रहता है अगर उसके फेलियर रेट बढ़ गए तो। एज पर द मोमेंटम और नहीं, एज पर द फेलियर रेट। सपोज कर लो उसने बहुत सारे फेलियर्स के सिग्नल दे दिए। अच्छा, मतलब अगर पिछले 10 सिग्नल्स में से 8 सिग्नल्स उसके फेलियर के हैं, मतलब मार्केट तो ऊपर जा रही थी लेकिन उसने डाउन ट्रेंड के या कुछ ऐसे गलत सिग्नल्स दे दिए, तो वो खुद को चेंज रिपीटेड। दैट मींस बाय एवरी जनरेशन ऑफ सिग्नल द इंडिकेटर इज गेटिंग अपडेटेड। यस, AI का मतलब क्या है? AI खुद को इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटी रखता है, राइट, और यही वो इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर खुद को चेंज करते रहता है, तो उससे क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। नेचर प्राइस है ना, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, कोई भी हो, उसका प्राइस का नेचर कभी कभी चेंज होता है। परफेक्ट, डेफिनेटली तो एडजस्ट करता रहेगा, अकोमोडेट हो जाएगा उसके हिसाब से प्राइस के नेचर, जो किसी भी एसेट के प्राइस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। करेक्ट। तो अब ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम का इंडिकेटर आप देख रहे हो, इसमें सिंपल क्या है कि जो भी ग्रीन कलर के सिग्नल है, जैसे ही ग्रीन टाइम जोन में चले जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर ग्रीन टाइम जोन, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ कि इसने खुद को ग्रीन टाइम जोन कब कहाँ चेंज किया। सो यहाँ हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन पुट करते हैं जिससे ऑडियंस को अच्छे से पता चले। ये जो डॉट देख रहे हो आप, यस, यहाँ पे उसने खुद को ग्रीन, रेड से ग्रीन में शिफ्ट किया। इसका मतलब अगर मैं लाइव चार्ट इस मोमेंट पे अगर देख रहा हूँ तो आप कितने बजे देखोगे? टाइम देखो 13:30, क्या टाइमिंग है? 1:01 बजे क्या होता है पता है? टोक्यो क्लोज होता है, राइट, ओके। 100%। तो अब इसने, और ये इमीडिएटली शिफ्ट हो गया आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। अब इसने 1:30 बजे मतलब एक व्यू दे रहा है इंडिकेटर कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ये व्यू दे रहा हूं मैं। जून दोपहर को 1:30 बजे 4 आवर टाइम फ्रेम पे इस इंडिकेटर ने रेड से ग्रीन में कन्वर्ट किया। इसका मतलब बेयरिश से बुलिश में ट्रेंड आ गया। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ एक सिग्नल मिला है कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। ठीक है, अब ट्रेंड चेंज होने की वजह से मैं ट्रेड फाइंड आउट करूंगा अभी अपसाइड के लिए, बुलिश के लिए। ठीक है, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाऊंगा। बड़े टाइम फ्रेम का काम इसलिए है कि मुझे बस बताए कि तू ट्रेंड कब चेंज कर रहा है। तो ये इंडिकेटर छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे करेंगे इसको लेकिन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, सो दैट स्ट्रेंथ हो ट्रेंड में, 4 आवर्स का हम यूज कर रहे हैं। एंट्री पॉइंट के लिए हम लेसर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। सेम इंडिकेटर है, इंडिकेटर चेंज नहीं कर रहे हैं। अब बस हम छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे शिफ्ट हो जाएंगे, एक इंडिकेटर की जगह और एक नया इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो नया जो इंडिकेटर ऐड हो जाएगा उसमें वापस आप इंडिकेटर पे जाओगे। आप देख लो जो भी मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ, नन ऑफ द इंडिकेटर इज ट्रेडिशनल इंडिकेटर, सारे न्यूली अपडेटेड इंडिकेटर है जो ट्रेडिंग व्यू में अभी अपडेट हुए हैं। राइट। अब क्या हो जाता है ना, इसमें भी एक ट्रिक बताता हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइल करके एक इंडिकेटर है जो ट्रेडिंग व्यू के सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को ही अलाउड है। अगर आप यहाँ देखोगे, मैं यहाँ पे बस एक वॉल्यूम प्रोफाइल, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे और एक इंडिकेटर आएगा। वो इंडिकेटर प्रीमियम वर्जन को ही मिलता है ट्रेडिंग व्यू पे, लेकिन उसका भी हमने एक जुगाड़ करके रखा है। अगर आप देखोगे इंडिकेटर्स पे तो यहाँ पर सिंपली एक वॉल्यूम प्रोफाइल अगर हम टाइप करते हैं तो ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है ये
बाय करने के लिए हमें प्रीमियम में जाना पड़ेगा और ये सारे ट्रेडिशनल है। तो हमने क्या किया है, मल्टी लेयर वॉल्यूम प्रोफाइल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ये इंडिकेटर का अच्छे से देख लो, 4.2K है। ये इंडिकेटर हमें प्लॉट करना है। अब देखो इसका कॉम्बिनेशन का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। अगेन ये इंडिकेटर के बारे में अगर आपको जानना होगा तो वापस आप स्क्रिप्ट पे जाके कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अब पहला जो इंडिकेटर है वो AI बेस्ड है, वो सुपर ट्रेंड है। मतलब सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर आया था ये EMA बेस्ड इंडिकेटर है ट्रेंड के लिए। अब मुझे ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो मुझे वॉल्यूम बताए। वॉल्यूम मतलब बायर और सेलर कौन से जोन में सबसे ज़्यादा आ रहा है, एक्टिव है। तो अगर मुझे वो जोन मिल गया तो शायद ऐसा हो जाएगा कि मुझे वो प्राइस पॉइंट पे पता चल जाएगा कि मुझे बाय करना है या फिर सेल करना है। राइट। प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लो अब बिटकॉइन चल रहा है 1,09,000 पे और मुझे दिख रहा है कि 1,10,000 पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। इसका मतलब वहाँ पे प्राइस वहाँ से या तो फॉल होगा जोर से या तो राइज हो जाएगा जोर से। तो मुझे बस अभी जोन आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बुल्स और बेयर्स की फाइट चल रही होती है कि कौन जीतने वाला है। जिसने ज़्यादा वॉल्यूम्स ऐड कर दिए, ज़्यादा ट्रेड एंट्रीज आ गई, वो जीतेगा और फिर मार्केट में वो बिहेवियर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब इस इंडिकेटर की खासियत थोड़ी सी बता देता हूँ मैं। इस इंडिकेटर को समझने के लिए आपको, और मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं तो आपको ऐसा लैग फील नहीं होगा, आपको एंट्रीज सिग्नल्स प्रॉपर्ली टाइमली मिल जाएंगे। करेक्ट। अब इस इंडिकेटर की खासियत थोड़ी सी बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो। हाँ। मैं जो भी ड्राइंग्स, आपने टाइम फ्रेम अभी 4 आवर्स ही लिया है। हाँ अभी 4 आवर्स ही लिया है। आप प्लॉट कर रहे हो, यानी ये पर्टिकुलर जो इंडिकेटर है वॉल्यूम प्रोफाइल वो हर 4 आवर्स पे प्लॉट होगा और प्रॉपर आपको ग्राफिकली जो है विजुअली समझ आ जाएगा कि इसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है, क्या कैसे। यस। अब पहले वाले इंडिकेटर पे चलते हैं। पहला वाला इंडिकेटर AI सुपर ट्रेंड है। हाँ जी। अब हम करंट चार्ट को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। ग्रीन से रेड कहाँ पे आया, उसमें एक मैं वर्टिकल लाइन प्लेस कर देता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ से। हाँ जी। इसका मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे, अगर मैं इस टाइम जोन को मार्क करूँ, 19 अगस्त को ट्रेंड चेंज हुआ है। और टाइमिंग आप देखो 5:30 टाइमिंग क्या है, टोक्यो का ओपनिंग। और हमको हमारे लिए ये दो मार्केट के टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है टोक्यो मार्केट और एक है US मार्केट। तो सुबह 19 अगस्त को सुबह 5:30 बजे AI ने कह दिया कि भाई मैं बुलिश नहीं हूँ, अब मैं बेरिश हो चुका हूँ। इसका मतलब 19 अगस्त से ही मेरे जितने भी ट्रेड्स प्लॉट होंगे वो सारे बेरिश होंगे। बट अभी वो एरिया कौन सा होगा बेरिश का, कौन से एरिया में शॉर्ट करना है, वो मुझे बताएगा वॉल्यूम प्रोफाइल। अब देखिए आप, वॉल्यूम प्रोफाइल की मैं एक खासियत बताता हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करता है, एक हमारे लिए एक डेल्टा पॉइंट आउट करता है। आप यहाँ पर एक डेल्टा देख रहे हो। हाँ। ये जो डेल्टा अगर रेड में है इसका मतलब सेलर्स ऐड होते जा रहे हैं, और अगर यही डेल्टा ब्लू में होता इसका मतलब बायर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है। और अगर सेलर्स ऐड हो रहे हैं तो ये अपसाइड वर्टिकल लाइन पर ऊपर और नीचे आपको दोनों दे रहा है डेल्टा। करेक्ट। वो क्या करता है, सिंपली एक बड़ी सी रेंज बनाता है। ठीक है। और बड़ी सी रेंज में कैलकुलेट करता है कि कौन से प्राइस में सबसे ज्यादा बायर और सेलर थे। ठीक है। उसके बाद उस रेंज को आधी कर देता है और अभी छोटी सी रेंज में वापस कैलकुलेट करता है कि कहाँ सबसे ज्यादा बायर और सेलर है, और जहां सबसे ज्यादा बायर और सेलर है वहां पर वो एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ देता है। जैसे इस बड़ी सी रेंज का ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा बायर और सेलर है। एक इस छोटी सी रेंज का यहाँ पर सबसे ज्यादा बायर और सेलर है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे हर इंटरवल में हॉरिजॉन्टल लाइन डाउन साइड शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब जो सेलर्स है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और उसी के साथ ये जो डेल्टा है ये भी रेड है। दिस इज एन एवरेज लाइन, व्हाट वी कैन से द मिडिल लाइन इज द एवरेज लाइन, जो वेटेड एवरेज है, जो जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है मार्केट में उस हिसाब से शिफ्ट होती चली जा रही है। एवरेज बोलने से अच्छा ये वो लाइन है जहाँ पे बायर और सेलर का वॉल्यूम ज्यादा है। पहले वॉल्यूम ऊपर था। इसमें सबसे ज्यादा फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ प्राइस हीट मैप है ये जो हमें देखने को मिल रहा है। सो अगर सबसे ज्यादा जहाँ स्पाइक है वहाँ पे आपको सबसे मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे इसको ऐसे पकड़ो, बहुत ही इजी बता देता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देता हूँ। अब ये जो टाइम है ये 4 अगस्त से लेके 17 अगस्त, 4 अगस्त से 17 अगस्त में जो फाइट हो रहा था बायर और सेलर का वो सबसे ज़्यादा हो रहा था 1,16,000 पे।
4 अगस्त से 17 अगस्त Yes, पे है। 1 lakh तो ये 16 4 आवर टाइम फ्रेम पर ये तो 4 अगस्त से 17 अगस्त तो डेज में डिफरेंस हो गया ना। हाँ, डेज में डिफरेंस हो गया। अच्छा, तो ये प्लॉट कैसे होता है? मतलब व्हाट आई थॉट कि हर 4 घंटे पे प्लॉट हो रहा है नहीं ये। नहीं, हर 4 तो घंटे पे ये नहीं। कैसे प्लॉट हो रहा है? लाइक इज इट अ डेज डिफरेंस या नो नो नो, वॉल्यूम डिफरेंस? डिफरेंस नहीं, हाई और लो को वो मार्क कर लेता है कितने market दिन के। का, कितने वो डेज का? उसके इंटरवल्स इतने ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। देखो, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा। प्रोफाइल में फिक्स होता है और एक फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब तू तेरे हिसाब से डिसाइड कर कि तब तुझे कौन सा हाई और लो मार्क लो करना है। मार्क करना है, वो हम भी वॉल्यूम हमारे प्रोफाइल हिसाब खुद से डिसाइड yes। करेगा। अब वॉल्यूम प्रोफाइल में ऐसा भी है, जैसे डेल्टा के प्लेटफॉर्म पे अगर हम गए तो वॉल्यूम प्रोफाइल हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इंडिकेटर डेल्टा पे। राइट। उसमें ऐसा भी है कि हम डिसाइड करेंगे कि ये हाई है और ये लो ये है, लो है, अब इसके तू बीच बताओ। में तू बता कि किधर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। लेकिन इस इंडिकेटर ने क्या किया, ये अपने हिसाब से मार्किंग रख रहा है अपनी। अच्छा, और इसमें सेटिंग है कि नहीं, हम कर सकते हैं अपने हिसाब से कि इसमें सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन करना मत। क्यों पता है क्या? क्योंकि जिसने ये इंडिकेटर बनाया है उसने बहुत प्यारा सा इंडिकेटर बनाया है, इसको कस्टमाइज मत छेड़छाड़ नहीं करो। करनी है यस, इसमें। इसको कस्टमाइज, बिकॉज वी ट्राइड अ लेवल बेस्ट टू कस्टमाइज इट, बट पता चला कि जो ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग है वो बहुत वो अच्छी है। ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा Correct। बेटर सिग्नल्स आपको Correct। दे रही है। लेकिन तो इसमें बस एक ही चीज़ कंसर्न है कि आपको टाइम फ्रेम तो पता चल गया कि यार टोक्यो टाइम फ्रेम ये तब ओपन हो रहा है, बट ये विद इन दैट स्पैन चेंज भी होता रहेगा। चेंज भी होता रहेगा। चेंज भी होता रहेगा, Correct। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्लानिंग प्लानिंग करनी करते पड़ेगी। रहनी है। बट अगर ये फॉर एग्जांपल हमारा टाइम सिग्नल हमें ग्रीन आ गया है ना, और उस टाइम पर पूरा इंडिकेटर तो फॉर्म नहीं हुआ होगा, है ना, वो टाइम के बाद Correct, फॉर्म correct। होगा, तो उस टाइम पर जो हाईएस्ट आपको पॉइंट लग रहा है उस पे आप एंट्री प्लान करोगे। यस, अब देखो अच्छा। इसमें कैसा है। आपका पहला क्वेश्चन है कि अगर सपोज डबल एआई ने ट्रेंड चेंज किया, हाँ। तो अभी मुझे डबल एआई सपोज बोल रहा है कि बुलिश से बेरिश है, इसका मतलब मुझे शॉर्ट करना है मार्केट में। और ये जो इंडिकेटर है वॉल्यूम प्रोफाइल, वो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा शायद, राइट। लेकिन मेरे पास उसके प्रीवियस रेंज का रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा टाइम ट्रेंड चेंज हुआ है, मुझे ये सपोज कर लो ट्रेंड चेंज हुआ और मुझे शॉर्ट करना है। अब मेरे पास पीछे ये इंडिकेटर रहेगा, राइट। अगर मुझे दिख रहा है कि इसका डेल्टा भी पीछे नेगेटिव है, इसका मतलब सेलर का ही तो प्रेशर है, राइट। ये इंडिकेटर ने ये नीचे डेल्टा है, ऊपर जो आप बता रहे हो जो ऊपर का लाइन है वो क्या है? वो क्या करता है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम लेता है। दैट इज वॉल्यूम एंड Volume। दिस इज डेल्टा। डेल्टा नेगेटिव है, इसका मतलब सेलर का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर है सेलर। यस। और डेल्टा पॉजिटिव है, इसका मतलब बायर का प्रेशर ज्यादा है। ज्यादा है, ठीक है। अगर हम कोई अप ट्रेंडिंग चार्ट पे अगर यही इंडिकेटर प्लॉट करें ना, तो आपको डेल्टा पॉजिटिव दिखेगा। एग्जांपल के लिए सपोज कर लो, अभी अप ट्रेंडिंग में देखो जितना क्रिप्टो में बिटकॉइन फॉल हुआ है, सोलाना उतना फॉल नहीं हुआ, तो शायद सोलाना का डेल्टा पॉजिटिव हो। एक बार मैं सोलाना का चार्ट दिखा देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो पॉजिटिव, अब जाके सोलाना का डेल्टा नेगेटिव हुआ है, मतलब यहाँ से जो फेस जा रहा था, यहाँ से ये पूरा फेस सोलाना पॉजिटिव ही था। So basically delta means rate of change of price. Yes। तो वो जो प्राइस का चेंज है वो पॉजिटिव ही जा रहा है हर बायर का प्रेशर। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बायर एंड सेलर। अगर उस प्राइस रेंज में बायर ज्यादा तो डेल्टा पॉजिटिव, डेफिनेटली प्राइस ऊपर Correct। जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, Correct। डेफिनेटली मूवमेंट प्राइस का। और कैसे हो जाता है ना कि बहुत सारे लोगों को रिवर्सल ट्रेड्स लेने पड़ते हैं, हम भी रिवर्सल ट्रेड्स लेते हैं। तो रिवर्सल ट्रेड के लिए अगर डेल्टा पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है तो मुझे शॉर्ट भी तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये डेल्टा पॉजिटिव था, यहाँ से ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, जैसे ये डेल्टा नेगेटिव हो गया अब मैं सोलाना में शॉर्ट करने के लिए बैठ जाऊंगा क्योंकि डेल्टा नेगेटिव हो गया। लेकिन कंडीशन एक ही है कि डबल एआई भी रेड होना चाहिए। फिर अगर डबल एआई ग्रीन है, जैसे यहाँ पर डबल एआई ग्रीन है, तो फिर अब मैं सोलाना में शॉर्ट नहीं कर सकता। मुझे सबसे बेस है डबल, यस। तो दोनों इंडिकेटर्स का सिग्नल एक होना Correct। चाहिए। अगर कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो एनी व्हिच वेज वो नहीं सही सेटअप नहीं है तो आप नहीं एंटर करोगे इसमें। डबल एआई इज द फर्स्ट स्टेप। अगर डबल एआई 4 आवर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, अगर ग्रीन है तो मैं पॉजिटिव ट्रेड्स के बारे में सोचूंगा। अगर डबल एआई रेड है तो मैं बेरिश ट्रेड के बारे में सोचूंगा। बेरिश माइंडसेट लेके फिर मैं इस इंडिकेटर को फाइंड आउट करूंगा वॉल्यूम प्रोफाइल में क्या हो रहा है। सेशंस इसलिए देखा क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो, और हमको ऐसा जोन में ही बैठना है चार्ट्स में जो जोन हमारे लिए फेवरेबल हो, और हमारे लिए फेवरेबल है टोक्यो सेशन और यूएस सेशन। गॉट इट। तो उसके लिए हमने सेशन का इंडिकेटर यूज़ किया। अब
मुझे चाहिए एंट्री। अब अगर मुझे एंट्री चाहिए तो मुझे इन दोनों में से एक इंडिकेटर को बाहर करके एक नया इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस करना है, और अब वो सारी चीज़ें होगी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पर, छोटे ताकि time आपको frame। एंट्रीज मिल Right. जाए। हाँ। अब डबल एआई बाहर जाएगा, क्योंकि डबल एआई में मुझे पता है कि क्या हो रहा है। राइट। हम वापस बिटकॉइन के ही चार्ट्स पे आते हैं। अब हमने ऑलरेडी ये मार्क करके रखा है, इसका मतलब अगर मैं डबल एआई को हटा भी देता हूँ तो कोई मार्किंग problem वैसे नहीं ही है। रहेगी। हाँ। राइट है, हम्म। क्लियर। अब मुझे बेरिश ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे हम एक ऐसी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे जो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेजी लगती है और लोग सीखने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं एसएमसी कंसेप्ट का एक फंडा है। सो राहुल, मुझे लगता है एसएमसी बहुत ज़्यादा क्रेजी कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने बोला, थोड़ा डिस्कशन तो बनता है इस पर। अब देखो शुभ्रा, कैसा है ना कि एसएमसी कंसेप्ट के लिए एक पॉडकास्ट में नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट टेक्स अ टाइम, जहाँ पे लिक्विडेशंस है, लिक्विडेशन की कंसेप्ट समझानी पड़ेगी, ऑपरेटर की कंसेप्ट समझानी पड़ेगी, और उसके साथ फेयर वैल्यू गैप की भी कंसेप्ट समझानी पड़ेगी। इसलिए एक पॉडकास्ट में तो एसएमसी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कोई नहीं, हम नया पॉडकास्ट कर लेंगे। और ट्रेडर्स, अगर आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट के बारे में नया पॉडकास्ट चाहिए तो कमेंट डाउन ज़रूर करना है एसएमसी, ताकि हम आपके लिए वो पॉडकास्ट प्लान कर पाएँ। ओके, तो जैसे मैं कह रहा था कि अब हम ट्रेड लेने वाले हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, बस एसएमसी का एक एलिमेंट ऐड करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप के लिए भी एक इंडिकेटर है, तो आपको सिंपली करना क्या है, अब देखो अभी भी हम 4 आवर्स पे ही है, आपको करना है सिंपली इंडिकेटर्स में, और यहाँ पर बस टाइप करना है फेयर वैल्यू गैप। ये भी देख लो 13.1K वाला है, लक्स एल्गो का ही है, उसको बस क्लिक कर देना, अब फेयर वैल्यू गैप लगने लग गया। जैसे ही ये इंडिकेटर आ जाएगा आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, क्योंकि अब फेयर वैल्यू गैप हमें एंट्री देता है डायरेक्टली। हमारा माइंडसेट बन गया है बेरिश, हमें वॉल्यूम प्रोफाइल ने भी बता दिया है कि डेल्टा नेगेटिव है, वॉल्यूम प्रोफाइल के हॉरिजॉन्टल लाइन भी बता रही है कि नीचे साइड शिफ्ट हो रही है, मतलब मैं अभी डाउन साइड शिफ्ट होते जा रहा हूँ। सेशंस के हिसाब से अब हम 7 बजे एक्टिव रहेंगे, या तो दोपहर को 1:30 बजे एक्टिव रहेंगे। तो चलो मान के चलो हम 1:30 या 7 बजे एक्टिव है, वॉल्यूम प्रोफाइल हमारे सामने लगा हुआ है और फेयर वैल्यू गैप भी सामने लगा हुआ है। अब देखते हैं ट्रेड कहाँ मिलता है। और ये जो भी ट्रेड्स है गाइस, ये सारे ट्रेड्स जो मैं बता रहा हूँ, आपको लगेगा ये वेग है, ये सारे ट्रेड्स ऑलरेडी ले चुके हैं हम, और पिछले 2 महीने की जो जर्नी आपने देखी जून और जुलाई में, वो सारे ट्रेड्स का बेस ही यही है जो मैं अभी आपको एक एक चीज़ें सिखाते जा रहा हूँ। बिकॉज एक ट्रेडर को अगर ट्रेड लेना है तो पहले उसका माइंड रेडी होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। और अब अगर डायरेक्शन हो चुका है बेरिश, तो चलो एंट्री फाइंड आउट करते हैं फिर। तो एंट्री फाइंड आउट करने के लिए सिंपली अब मैं आपको हमारा खुद का कल का ही ट्रेड बता देता हूँ शुभ्रा। कल था 28 अगस्त। 28 अगस्त को हमने शाम को 7 बजे इथेरियम शॉर्ट किया था 4600 पे। इथेरियम का चार्ट देखते हैं, क्योंकि हम 3 स्क्रिप्ट में काम करते हैं, 3 क्रिप्टोज में, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना। अब यहाँ चलो और इथेरियम का चार्ट देख लो, और ये जो ट्रेड है ये ऑलरेडी कम्युनिटी में शेयर हो चुका है। आप ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हो, और आप देखो मैजिक 4600 का जोन देखो, ये वही जोन है जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ने रेड जोन बनाया है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, जब भी एक कैंडल में गैप क्रिएट हो जाता है, मतलब एक बड़ी सी कैंडल क्रिएट हो जाती है और वो बड़ी सी कैंडल फुल नहीं हो पाती है, तो उसको फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है। सो राहुल, आप थोड़ा फेयर वैल्यू गैप के बारे में बता दीजिए यूजर्स को। अभी आपको मैं डायरेक्ट चार्ट्स पे ही बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डॉजी कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन गई। अब ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल का ये टॉप है, और ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल का क्लोज है, और ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल का लो है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, मतलब इस बेयरिश कैंडल के बाद उसका जो ओपन है वो प्रीवियस कैंडल का क्लोज ही होगा। करेक्ट। मैं वापस ड्राइंग हटा देता हूँ। ये जो इसका क्लोज है यही इसका ओपन बन गया नेक्स्ट कैंडल का। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल का हाई है वो प्रीवियस कैंडल के ओपन के नीचे ही है, और जो वो गैप है वो बन जाएगा फेयर वैल्यू गैप। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नेक्स्ट कैंडल है, कैंडल नंबर 2, इसका जो हाई है वो फर्स्ट कैंडल के ओपन के नीचे ही है। तो वो जो गैप क्रिएट हो जाएगा उस गैप में बन जाएगा फेयर वैल्यू गैप। ओके। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है इट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और इसी तरह यही फेयर वैल्यू गैप अगर डाउन साइड है इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट।
प्राइस उस लेवल्स के नीचे जाने की कोशिश करता रहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा। और अगर रेजिस्टेंस बन गया, आप सिंपल देखो, ये फेयर वैल्यू गैप जो आप देख रहे हो ये क्रिएट यहाँ हुआ था, राइट। अब बता देता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये क्रिएट हुआ था 27 अगस्त को, रात को क्रिएट हुआ 12 के आसपास। उसने अगले दिन तक वो लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, 28 अगस्त। अब ये अच्छे से आप टाइम देखो, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। ये टाइम, इस कैंडल का टाइम मार्क कर लो। यहाँ मैं इस कर्सर को हटा देता हूँ क्योंकि बजे है 1:30, टोक्यो सेशन का क्लोजिंग टाइमिंग, मुझे लेना है ट्रेड। और अगर यहाँ मैंने शॉर्ट कर दिया तो ये पूरा वेवलेंथ में कैच कर पाऊंगा मार्केट का। और ये अभी भी हम इस ट्रेड में बैठे हैं शॉर्ट करके, और आप देखो ये लेवल कौन सा है, 4600 का ही लेवल है। और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या था इसमें? इस ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था 1:2, जो अब ट्रेल करके अभी हम प्रॉफिट में है। इसका मतलब हमारा अभी स्टॉप लॉस यहाँ पर है 4513। लॉस, अगर ये ट्रेड घूम भी गया फिर भी हम प्रॉफिट में है 100 पॉइंट, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। अब बेसिकली क्या होता है कि हम स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं कि अगर हमारे फेवर में बहुत सारा प्राइस चला गया है और अगर नीचे सपोर्ट है तो हम ट्रेड कट नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइस हमेशा सपोर्ट की तरफ फ्लो होती है या तो रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होती है। तो जब प्राइस यहाँ से ब्रेक हुआ था इस जोन से, तो नीचे यहाँ सपोर्ट लगा हुआ था जहाँ पे प्राइस देखो अभी आ चुका है। तो अगर मुझे दिख रहा है कि नीचे सपोर्ट है तो मैं वो ट्रेड कट नहीं करेंगे हम लोग उसमें पहले क्या किया, हमने ट्रेड लिया, ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था। आपको मैं व्हाट्सएप का चैट जो होता है कम्युनिटी, उसमें भी बता दूंगा। 4666 मैंने लेवल बताया था स्टॉप लॉस का, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके इधर आ गया, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, अब स्टॉप लॉस ट्रेल करके 4520 पे आ गया। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इतना प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब हम बैठे हैं, अब हम बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट को जाने देंगे जहाँ फ्लो होना है। सैटरडे संडे आ रहा है, वैसे भी प्राइस घूमने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो हम बैठे रहेंगे। वी विल सिट इन दिस ट्रेड until a trailing stop loss hit, otherwise we will catch a big target। अब मैं इस ट्रेड का टारगेट भी बता देता हूँ, 4000 का टारगेट है। मतलब यहाँ से 300 पॉइंट्स नीचे गिरता है तो हम बुक कर लेंगे। इसका मतलब ये ट्रेड हम बुक करेंगे 600 पॉइंट्स। और इनिशियल जो हमने स्टॉप लॉस प्लेस किया था, अगर आप देखोगे, वो था 60 पॉइंट्स। 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 600 पॉइंट्स का भी हम टारगेट अचीव करने का सोच रहे हैं। तो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे तो 1:10। बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ये तो। बट विद सच अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जैसे आपने बताया रिस्क मैनेजमेंट आप ये है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलते हो, एंड क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ऐसा होता है कि आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है, उसके बाद आप प्रॉफिट में बैठ जाते हो, तो आपको ये पता होता है कि अब मैं लॉस में तो नहीं जाने वाला, तो ट्रेड को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि आप ट्रेड को लॉन्गर ड्यूरेशन में होल्ड भी कर पाते हैं। और इसमें क्या होता है शुभ्रा, की मान लो आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से एक ही ट्रेड का टारगेट हिट होगा, जो मैं बोल रहा हूँ 1:10। हाँ, अग्री, बाकी सबके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होंगे। क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो एक बड़ा ट्रेड मुझे पीछे के 10 ट्रेड का प्रॉफिट देके जा रहा है। तो आपका बेसिकली इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का? ये स्ट्रेटजी जो 1:10 है उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन जो 1:1 है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 80-90% है। आपने बैक टेस्ट किया है? यस, 1:1 तो हमारा 80% मिल ही जाता है। अच्छा, जब हम ट्रेड को होल्ड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये घूम सकता है। तो आप ये कब डिसाइड करते हो कि ये मार्केट ट्रेड को होल्ड करने वाली मार्केट है? जैसे आपने एक पॉइंट बोला कि सपोर्ट पे आई तो हम होल्ड करेंगे, ठीक है, तो उस ऑब्वियसली सपोर्ट पे आई ही होगी मार्केट, एक थोड़ा रैली देकर आई होगी, तो तब आप होल्ड करते हो। और क्या अदर फैक्टर्स? 2 कंडीशन है, अगर मेरे प्रीवियस 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में रहे तो। अच्छा, तो इट इज बिकॉज कि आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है अभी, या फिर आपको मार्केट पे कॉन्फिडेंस है कि ट्रेंड मेरे डायरेक्शन में जा रहा है? साइकोलॉजी समझो शुभ्रा, अगर मेरा पिछला ट्रेड लॉस का है और मुझे ये ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं हमेशा यही सोचूंगा, यार वो लॉस कवर हो गया, लॉस कवर एग्जैक्टली। तो लॉस कवर होने का मतलब क्या है, मैं हमेशा ये ट्रेड को बुक करने का सोचूंगा। तो मैं साइकोलॉजिकली उतना प्रिपेयर हुई नहीं ना ट्रेड होल्ड करने के लिए, अगर प्रीवियस ट्रेड लॉस में है तो। परफेक्ट, 100%। इसलिए हम क्या सोचते हैं कि अगर आपका प्रीवियस 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में है तो बिंदास होल्ड करो, क्योंकि आप वैसे भी प्रॉफिट में बैठे हो। और ये ट्रेड या तो 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो छोटा प्रॉफिट होगा या तो बड़ा प्रॉफिट होगा। लॉस का कंडीशन कहाँ पर है? यहाँ पे हम तो कॉस्ट टू कॉस्ट लेके बैठ चुके हैं, तो 2 ही चीजें हैं, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट या तो बड़ा प्रॉफिट।
लॉस है सो ही नहीं। बेसिकली जब आप ट्रेड को लॉन्गर ड्यूरेशन में होल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे मेजर क्राइटेरिया ये है कि आपका पहले प्रॉफिट होना Profit चाहिए। होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका पहले प्रॉफिट हुआ ये अश्योर करेगा कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू Correct. करे, ये अश्योर नहीं कर रहा है। नहीं। बस सिर्फ अगर आपका पहले प्रॉफिट है देन दैट विल अलाउ योर पॉकेट कि आप Correct. अपने रिस्क को थोड़ा सा और yes add कर because सको। trading can't be happen without ignoring psychology। 100%। कमिंग टू दैट पॉइंट राहुल, मैं ऑल्सो ये भी चाहूँगी कि स्ट्रैटेजी को बताते बताते आप थोड़ा स्ट्रैटेजी का रिस्क मैनेजमेंट, लेवरेज कितना रखना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलना है इस सेटअप में, ट्रेडर्स को ये बताओ। अब देखो स्ट्रेटजी तो ये हो गई, बहुत सारे कमेंट आएंगे, वी कैन डू अ पॉडकास्ट अगेन ऑल्सो। यस। अब थोड़ा सा एक एलिमेंट ऐड करते हैं जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, वो है लोगों को पता ही नहीं लेवरेज कितना लेना है। हाँ, लोगों को पता ही नहीं कि डेल्टा एक्सचेंज का कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। 100%। इसको ऐसे लेते हैं कि अगर कोई रिटेल ट्रेडर है, डेल्टा एक्सचेंज पर आ रहा है, उसने ये स्ट्रैटेजी समझ ली, अब उसको आ गया सेटअप बनाना, वो कितने कैपिटल से कितने कैपिटल से बेयर मिनिमम बेसिक स्टार्ट कर सकता है, बी कि वो अगर उस कैपिटल से स्टार्ट कर रहा है, उतने अमाउंट से स्टार्ट कर रहा है तो उसको लेवरेज कितनी रखनी चाहिए, सी कि उसकी साइकोलॉजी कैसी हो कि वो मार्केट में थोड़ा सस्टेन कर पाए। एक फॉर्मूला दे दूं, हाँ, सारी पूरा, चीजें क्लियर तीनों कर चीज़ों देगा। का। ठीक है, अब आप सिंपली डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आना, यहाँ हम फ्यूचर्स पे क्लिक करते हैं। मान लो हम बिटकॉइन में भी ट्रेड करना है, एक रफ फिगर ले लो, आपके पास 1 लाख रुपीज है। अब वो 1 लाख रुपीज से आपको कितने लॉट लेने हैं वो हम एक कैलकुलेशन से ही पता कर लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन देखना, यहाँ पे आपको सिर्फ कैलकुलेटर पे जाना है और यहाँ पे आपको सेट करना है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो क्या करना है, सिंपली आपको पता नहीं क्वांटिटी कितनी लेनी है, इसलिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी साइज कुछ भी पुट नहीं कर रहा हूँ। हम सिंपली क्या पुट करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस के पहले ट्रेड साइज पे चले जाते हैं। अब देखो क्या करना है, हमको मार्जिन यहाँ यूज़ करनी है 50%, मतलब 1 लाख का 50,000 यूटिलाइज होगा, समझ रहे हो मार्जिन। तो मैं यहाँ पे 50% पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन हमने ये क्यों सेट किया मार्जिन, क्योंकि 50% यूज इसलिए क्योंकि बफर हमेशा होना चाहिए ट्रेड के। 100%। आप ये नहीं सोच सकते कि 1 लाख का कैपिटल है तो पूरा यूटिलाइज करो। 1 लाख का कैपिटल है तो 50,000 ही यूटिलाइज होगा। तो ये आपने जो मार्जिन सेट किया है ये एक बिगिनर के लिए सेट है या फिर जो ऑलरेडी मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड? कभी 50% के ऊपर ट्रेड कि बिगिनर आता है तो उसको थोड़ा और कम मार्जिन यूज करना चाहिए। जरूरी नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्यों, क्योंकि अभी लेवरेज भी तो आने वाला है इसमें। राइट। देखो कैलकुलेशन कैसा है, 1 लाख का अभी बस 50,000 यूज होगा क्योंकि हमने 50% किया। अब वो 50% का भी 25x ही मार्जिन लेगा, उससे ज्यादा उससे ज्यादा तो नहीं लेगा। तो अभी लेवरेज हमने 25x ऐसे सेट किया है कि आपको लिक्विडेशन का जो प्रॉब्लम है वो ना हो। मेजर यही होता है ट्रेडर्स का। ट्रेडर ये आप ध्यान से सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैम मेरा लिक्विडेशन हिट हो गया, मैम मेरा पोर्टफोलियो में मैंने स्ट्रैटेजी डाली थी बट मैंने तो बहुत समझ के डाली थी, लिक्विडेशन हिट हो गया। बट राहुल आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लिक्विडेशन से फर्स्ट कैसे बचना है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे तो इट्स इनएविटेबल टू अवॉइड दैट। तो राहुल प्लीज़ गो। यस, तो अभी देखो हमने मार्जिन 50% सेट की, लेवरेज 25x सेट किया। मान लो बिटकॉइन का जो भी प्राइस चल रहा है मैं 1,10,000 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, राइट। अब मुझे वो बता रहा है ट्रेड कितना लेना है, मुझे सिर्फ उसने बोला बस एक ही कॉन्ट्रैक्ट ले, पोजीशन साइज आपको बेसिकली जो हम मैथ्स में सिंपल कैलकुलेशन लगाकर करते थे, स्टॉप लॉस इतना, ये सब आप कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ डालो पोजीशन साइजिंग आप बता। बहुत सारे जनों का ये दिक्कत होता है कि सर मेरा ये कैपिटल है, मैं कितनी क्वांटिटी लूं। ये तो बहुत अच्छा और इजी वे आउट है जो यूजर्स प्रॉब्ली अभी तक नहीं यूज कर रहे होंगे, बट वी विल हाईलाइट दिस एंड इसको यूज करना आप स्टार्ट बस आपको सिंपली रखना फॉर्मूला ये है 50% मार्जिन 25x लेवरेज, और वो खुद बताएगा आप कितने कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना। अब यहाँ पे उसने एक ही कॉन्ट्रैक्ट बोला, अगर यहाँ पर मेरी अवेलेबल मार्जिन $10 की जगह $1,000 होती तो वो 100 कॉन्ट्रैक्ट दे देता मुझे, इस तरह से। तो उसको डिसाइड करने दो, आपने आपका रिस्क, जो हम बोल रहे थे ना सर रिस्क मैनेज कैसे होता है, तो रिस्क कैसे मैनेज होता है आप ये सेट करके रखो। ट्रेड लेने से पहले ही यहाँ पे ट्रेड साइज में जाओ कि भाई मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है, ये सेट कर दो, वो खुद क्वांटिटी बोल देगा। उससे ज्यादा ले रहे हो इसका मतलब आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो अच्छे से, दैट्स इट। ये दिस इज द बेस्ट वे टू मैनेज योर रिस्क, इससे ज्यादा अच्छा वे हो ही नहीं सकता।
क्योंकि हर एक का Agree with कैपिटल you, अलग agree है। with you. किसी का 1 लाख होगा, किसी का 10,000 होगा, किसी का 50,000 होगा, किसी का 50 लाख होगा। सबका कुछ भी कैपिटल ऑफ 50% और 25x लेवरेज एंड वी आर डन विद लॉट साइजिंग। सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट पे अगर बात करो तो पॉइंट ये आता है पोजीशन साइजिंग। यस, तो अगर पोजीशन साइजिंग आपको एक कैलकुलेटर से ऑलरेडी मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप और सिंपली इसको अगर आप use देखोगे तो इसका मैं तुरंत लिक्विडेशन बता सकता हूँ। सिर्फ आपको लिक्विडेशन प्राइस पे जाना है। मुझे उन्होंने बोला था आप एक ही लॉट ले सकते हो, तो मैं एक ही लॉट ले रहा हूँ। अब मैं एंट्री प्राइस सेम पुट कर रहा हूँ 1,10,000, 25x का लेवरेज। तो आप देखो रिजल्टिंग पोजीशन और यहाँ पे एस्टिमेटेड लिक्विडेशन। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन अब आया है मेरा 5,000 पॉइंट नीचे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हमारा होता ही नहीं। एंड दिस इज फॉर इंट्राडे। इंट्राडे बोलो, स्विंग बोलो, इनफैक्ट फॉर स्विंग ऑल्सो वी डोंट टेक स्टॉप लॉस ऑफ 5,000 पॉइंट। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लेते। इसका मतलब अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपका लिक्विडेशन का टेंशन खत्म हो जाएगा। ऑन एन एवरेज हम जब बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं तो हमारा मैक्स स्टॉप लॉस होता है 2,000 पॉइंट। अगर हम इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा मैक्स स्टॉप लॉस होता है 100 पॉइंट। अगर 4,600 पे हमने शॉर्ट किया है तो 4,700 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा। स्टॉप लॉस अगर इतना बड़ा प्लॉट करेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैच होगा? खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। सो ये इन जनरल है, इसलिए दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिस्क मैनेजमेंट। सो राहुल, हमने स्ट्रैटेजी के बारे में आप सब कुछ डिस्कस कर लिया। व्हाट आई वांट कि आप कुछ पॉइंटर्स में यूजर्स को एक रीकैप दे दो ताकि उन्हें लाइन बाय लाइन समझ आ जाए कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में सेटअप में हुआ क्या है। देखो, सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी का बेस है वो है टाइमिंग्स। आपको कौन से टाइमिंग पे मार्केट में एक्टिव रहना है। उसके लिए हमने सेशन का इंडिकेटर प्लॉट किया था और उसमें हमने ये देखा कि 2 सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है टोक्यो और यूएस सेशन। आप वो इंडिकेटर प्लॉट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर हमने देखा मार्केट की ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और ट्रेंड के लिए हमने सुपर ट्रेंड का यूज़ किया जिसको हम AAI कहते हैं। तो जैसे ही ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाती है उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्राइस जोन में बायर और सेलर की फाइट बहुत ज़्यादा चल रही है और कौन से प्राइस जोन में बायर ज़्यादा है सेलर ज़्यादा है। उसके लिए हमने फिर वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ किया मल्टी लेयर का। अब मल्टी लेयर होने के बाद अब हम आ गए हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर ये सारी चीज़ें चल रही थी 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। अब करेंगे यूज़ SMC की ही एक कंसेप्ट जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब ये फेयर वैल्यू गैप हमको बताएगा कि हमको एंट्री कहाँ बिठानी है। और अगर आप अभी भी चार्ट्स पे देखोगे तो हमने प्रीवियस ट्रेड तो डिस्कस कर लिया था यहाँ पे। अब फेयर वैल्यू गैप देखते हैं और कहाँ प्लॉट हुआ था। ये देखो यहाँ पे आप फेयर वैल्यू गैप देख सकते हो। तो अभी इसमें हमें ये देखना है कि जैसे मैं बता रहा था तो ये जो रेड जोन है ये फेयर वैल्यू गैप का जोन है। हमने प्रीवियस ट्रेड में तो देख लिया था। अभी थोड़ा पीछे जाके देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है, क्योंकि अब हम जो क्लोजर कर रहे हैं स्ट्रेटजी का वो क्लोजर कर रहे हैं एंट्री पॉइंट से। तो अगर आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखोगे तो यहाँ एंट्री लेनी है। क्या ये टाइम है जिस टाइम पे मुझे एक्टिव रहना है? चलो वो भी देख लेते हैं। आप ये टाइम देखो नीचे 1930 मतलब कितना टाइम हुआ शुभ्रा? इट्स 7:30। और वही टाइम पे कौन सा मार्केट ओपन हो जाता है? यूएस मार्केट। सो हमसे ये एंट्री इसलिए मिस नहीं होगी क्योंकि हम एक्टिव है। और ये एक्टिव रहना ये हमको सेशन के स्ट्रेटजी ने बताया है कि भाई तू इस जोन में एक्टिव रह। और फेयर वैल्यू गैप के बीच में जो 2 इंडिकेटर है उसने बताया कि तू शॉर्ट करने वाला है और तू तेरी एंट्री यहाँ होगी। ये फेयर वैल्यू गैप ने बता दिया। हमको सिंपली क्या करना है, कैंडल क्लोज का वेट कर सकते हो आप, या फिर रनिंग कैंडल में ट्रेड ले सकते हो अगर आपको ऊपर स्टॉप लॉस अच्छा मिल रहा है तो। अब हमारे केस में यहाँ पर अगर जिसको कैंडल स्टिक भी थोड़ा बहुत समझता है उसको ये पता चल गया होगा कि इसे एक रिजेक्शन कैंडल का सेटअप कहते हैं, या फिर आप इसको एनगल्फिंग भी बोल सकते हैं। तो या फिर ये कैंडल क्लोज होते से ही आप यहाँ एंट्री ले लेना। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखो, डिपेंडिंग आप कैसे रिस्क लेना चाहते हो। सो आप इतना बड़ा ट्रेड कैच कर सकते थे। राहुल, ये स्ट्रैटेजी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इतने सारे इंडिकेटर्स को ऐड कर कर डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स भी काफ़ी कम हो रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है कि आखिर करना क्या है और आपका कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए एज़ पर मार्केट टाइमिंग। क्योंकि ये सेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी थी तो डेफिनेटली टाइमिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि आपने बताया। आई होप कि ये यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड अब
मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काफ़ी अच्छा बेटर मार्केट में परफॉर्म कर पाएंगे. व्हाट आई वांट यू टू आंसर, क्योंकि आप मार्केट में पिछले 5 साल से हो और आपने मार्केट के अप एंड डाउन वर्स्ट से बेस्ट फेज सारे देखे हैं, तो आई बिलीव कि आपने उन सारी चीज़ों पर काम कर लिया है. सो आपके एक्सपीरियंस से यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. सो द क्वेश्चन इज़ कि अगर कोई ट्रेडर मार्केट में आ रहा है और वो बिगिनर है, तो साइकोलॉजी पे उसे कैसे काम करना चाहिए, क्या 4-5 पॉइंटर्स हैं जो उन्हें ध्यान रखने चाहिए, और उन पॉइंटर्स को करने के लिए वो क्या एक्सरसाइजेस या क्या आउटसाइड रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडर का एंट्री पॉइंट कैसे होता है. जब 2019-20 में मैंने एंट्री ली थी तो बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते थे जितना आज के डेट में हुआ है. आज सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो अभी एंट्री ले रहा है, या तो वो सोशल मीडिया पे लग्जरी देख के एंट्री ले रहा है, या तो लाइफस्टाइल देख के एंट्री ले रहा है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहा जाता है उनकी ग्रीड के ऊपर आ जाता है. कि अगर मैं देख रहा हूँ कि एक जन की लाइफस्टाइल ऐसी है, ही इज़ ड्राइविंग मर्सिडीज़, सो मैं मेरे ट्रेडिंग के गोल्स सेट करने लग जाता हूँ, और वो गोल्स 2 साल 3 साल के ही होते हैं, और 2 साल और 3 साल की वजह से क्या हो जाता है, मेरा ग्रीड डे 1 से स्पाइक पे ही होता है. और जब ग्रीड आपका कंट्रोल में नहीं होगा तो आप डे 1 से ही गलतियाँ करोगे. गलतियाँ जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कैपिटल वाइप आउट हो चुका है, और वो कैपिटल आप वाइप आउट होने के बाद बिना ब्रेक लिए वापस कैपिटल इन्फ्यूज़ करते जा रहे हो. और कैपिटल वाइप आउट होने के पीछे रीज़न भी ग्रीड ही है. क्यों? हम डेल्टा एक्सचेंज पे अगर ट्रेड करेंगे और आपका ग्रीड अच्छा खासा होगा तो यहाँ पे तो 200x लेवरेज मिल जाता है. टाइम ही नहीं लगेगा. कितना टाइम लगेगा आपका लिक्विडेशन हिट करने के लिए? आप सोचोगे नहीं यार 1 लाख का कैपिटल है, 25x का लेवरेज लिया तो बस 25 लाख का ही ट्रेड ओपन हो जाएगा. एक काम करता हूँ, मैं 100x लेवरेज पे जाता हूँ, 1 करोड़ का ट्रेड ओपन करता हूँ, कैपिटल 1 लाख ही है, लिक्विडेशन लेवल लग जाएगी, 1 लाख का कैपिटल कब उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा. सो जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो लेवरेज अगर आप ले रहे हो तो लेवरेज का बेनिफिट तब होगा जब आप लेवरेज को लिमिटेड रखोगे, और वो रखने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीड. डे 1 से अगर ग्रीड है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी. सो बेटर क्या है, कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि एक्साइटमेंट पे. और हमें ये फील्ड बहुत ज़्यादा पसंद है इस पे. अगर आपको लग रहा है ना कि आपको ट्रेडिंग करने मज़ा आएगा, आप ट्रेडिंग से दुनिया घूम सकते हो, ट्रेडिंग कभी भी कर सकते हैं, तो आप इस फील्ड में मत आओ. क्योंकि जब ट्रेडिंग बोरिंग लगने लग जाएगी तब वो सक्सेसफुल होती है. डोंट ट्रेड फॉर एक्साइटमेंट, डोंट ट्रेड टू शो अदर कि देख भाई मैंने ट्रेड किया, 5 मिनट में $100 का प्रॉफिट हो गया. 1 मिनट भी नहीं लगेगा वो $100 का लॉस होने के लिए वापस. पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बनाए रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. और ये एक्साइटमेंट में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपसे सबसे बड़ी गलती है. बिकॉज ये फील्ड लगती है एक्साइटमेंट है, लेकिन जैसे ही एक स्टेज पे बोरिंगनेस आ जाती है लोग छोड़ के चले जाते हैं. इसलिए अगर बोरिंग लग रही है ट्रेडिंग तो समझ जाओ आप अच्छे ट्रैक पे हो. और अगर आप ट्रेड से एक्साइटेड हो रहे हो, प्रॉफिट्स से खुश हो रहे हो बहुत ज़्यादा, और लॉसेस से दुखी हो रहे हो, इसका मतलब अब तक आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुई है. तो ये एकदम फंडा क्लियर रखो कि लॉसेस और प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस लंबा चलेगा. ये बात 1 साल 2 साल 3 साल की नहीं है. इसका अगर विजन आपका बड़ा रहेगा तो आप धीरे 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 एक्यूमुलेट करते जाओगे, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे. बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 3 साल में मैं वो चीज़ अचीव कर लूँगा, तो आप उसके पीछे 1 साल पहले ही गोल अचीव करने का सोच लोगे, और इनिशियली बहुत ज़्यादा रिस्क लोगे. तो बेसिकली बोर्डम से कंफर्टेबल होना है. अगर बोर्डम से आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते तो सक्सेसफुल होने में, एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर होने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आने और वाली है. इसलिए तो लोग करते हैं ना कि प्रॉफिट दिखा तो नहीं. बट राहुल, आपको ऐसा नहीं लगता कि हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल अलग होती है? ग्रीड का आई पॉइंट अग्री विद यू कि ग्रीड आपको काफ़ी सारे गलत डिसीजंस लेने में आपको मोटिवेट कर देती है. बट इट माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट कि अगर कोई बोर्ड नहीं है तो वो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकता. सी इट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. सबकी ट्रेडिंग स्टाइल भी अलग हो सकती है, लेकिन प्रोसेस सबकी सेम है. यू कांट इग्नोर कि यहाँ पे फेयर और ग्रीड पे ही सारा चीज़ें चलती है. यू कांट इग्नोर कि मुझे बस प्रॉफिट ही होगा. आप लॉसेस को इग्नोर करके चल ही नहीं सकते. बहुत सारे ट्रेडर्स अच्छा खासा लॉस होने के बावजूद भी
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको लगता है लॉसेस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। वो सारी चीज़ें प्रोसेस में डाल देते हैं, और वही जो बंदा एक्साइटमेंट और पैशनेट जो बोलता है कि आई एम वेरी पैशनेट फॉर ट्रेडिंग, और इसलिए वो एंट्री करता है, फिर जब लॉस होने लग जाते हैं तो उसका डर बहुत अलग लेवल पे जाता है, और वो फियर एक ऐसे इमोशनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें वो रहना ही नहीं चाहता ज़्यादा दिन। इसलिए तो कोई भी बंदा जब कैपिटल पूरा वाइप आउट करता है तुरंत कैपिटल क्यों लेके आता है, क्योंकि उसको वो इमोशनल Recover स्टेट ऑफ करना है, माइंड, वो right, जो right, इमोशंस right. बहत रहे होते हैं ना कि मुझे लॉस हो गया, मेरा कैपिटल खत्म हो गया, वो रिकवर करने का स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये प्रोसेस का पार्ट है। इसलिए स्टाइल अलग हो सकती है, प्रोसेस सब सेम है। फिर वो स्विंग ट्रेडर हो हमारे जैसा या फिर स्कैल्पर हो, प्रोसेस सबकी सेम है कि दे हैव टू गो विद द सेम प्रोसेस। I agree with you that money brings stability and instability at the same time. If you have money, you are stable. If you don't have, you will be financially unstable. तो unstability किसी को नहीं चाहिए. सी ऑन सोशल मीडिया बेसिकली मैंने ये देखा है पिछले 5 साल में, आई माइट बी रॉन्ग, कंटेंट मतलब होता है कि बहुत सारे जनों के पास ट्रेडिंग का बेस नॉलेज ना होने के बावजूद भी दे आर वेरी गुड इन सेइंग एग्जेजर, मतलब वो ऐसा होता है कि यार बहुत बड़ा दिखाता है, और आप वो ट्रैप में फंस जाते हो। यू कांट मेक 1 करोड़ प्रॉफिट दैट इजीली, बट आपको वो बहुत आसान लगने लग जाता है, मुझे भी लगा था। कमाना है, फिर अगर इजीली आ रहा है तो इजीली वो यस चला भी यस जाता है, यस ये यस तो है. सो डोंट टेक इट दैट कि भाई मेरा भी बन जाएगा। यू हैव टू वर्क डे इन एंड डे आउट, आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी, आपको उस प्रोसेस से रोज़ जाना ही होगा, बिकॉज नो वन इज़ हियर टू टेल यू तू गलत क्या कर रहा है। आप अकेले बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको हर वक्त आपका मेंटोर ये नहीं कहेगा कि तू गलत हो रहा है, तू ये कर, तू वो कर। आपको खुद ही सॉर्ट आउट करना है आपकी फीलिंग्स भी, और आपको खुद ही सॉर्ट आउट करना है कि जो चीज़ काम नहीं कर रही उसको गिव अप करो और आगे बढ़ो। ओवरऑल सम अप करें तो पॉइंट ये निकल के आता है कि ग्रीड पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना Yes. है. साइकोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रीड यू हैव. तो अगर आपने ग्रीड पे काम कर लिया है तो काफ़ी हद तक आप एक successful trader की इवन journey में यू आ कैन रीड ट्रेडिंग इन द जोन फॉर दिस। अगर वो बुक, मैं हमेशा कहता हूँ Trading in कि उस बुक को आप एक ग्रंथ की तरह रीड करो कि ये बेस है मेरी साइकोलॉजी का। उस बुक में जितने भी लेसन्स हैं उनको, अगर वो बुक मैंने खुद ने 10 बार रीड की होगी मिनिमम, और उस बुक्स के नोट्स हैं मेरे पास आज भी जो मैं रिवाइज करता हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं लाइफ के क्या कहते हैं उससे, हम जैसे सपोज मैं सिचुएशन आगे बढ़ते जा रहा हूँ तो मेरे प्रॉफिट के लेवल्स बढ़ते जा रही है, मेरे गोल्स चेंज हो रहे हैं। राइट. मैं जिस सिचुएशन में 3 साल पहले था आप अलग सिचुएशन में हूँ, लेकिन वो बुक हमको ग्राउंडेड रखती है कि भाई बेस यही है, तो यहीं पे रहे क्योंकि यही काम करेगा तेरे लिए। कभी कभी हम फिर एरोगेंट होने लग जाते हैं, या फिर हमें लगता है कि ये ट्रेड हमारा है तो प्रॉफिट ही होगा, लेकिन वो बुक हमें वापस लेके आती है जहाँ से हमने शुरू किया था। हम्बलनेस थोड़ी थोड़ी लूज होने लगती है, True. बट वो बहुत इंपॉर्टेंट True, है टू true. स्टिक टू द ग्राउंड की नहीं भाई अभी सब कुछ नहीं आया, क्योंकि मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको लेसन और उस बुक में एक कंसेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी की, तो वो बुक हमें बताती है कि इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर जिससे भी ट्रेडर बनना है, मैं जिन्हें जानता हूँ जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, उन्होंने वो बुक बहुत बार रीड की है, और मैंने भी बहुत बार रीड किया है। Even we are talking about probability, तो Jim Simmons, which is like one of the most successful traders, Correct. he also worked on probability and maths, not Yes. on psychology, not on Correct. sorry, not on emotions, not on greed. So these all are things जो Yeah, successful yeah. traders हैं उन्होंने ये सारी Because चीजें करी. एवरी आउटकम, हर एक ट्रेड का आउटकम दो है, या तो लॉस होगा ऐसे या तो बोलते नहीं है लाइफ में कि आप जो भी चीजें करते हो वो आपके साथ जो भी हो रहा होता है वो आपके डिसीजंस के बेसिस True. पे हो रहा होता है. True. लाइफ में आपके पास हमेशा चॉइसेस होते हैं, और आप जो डिसीजन लेते हो उस डिसीजन के बेसिस पर आपके Correct. ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट दैट, जो डिसीजंस आप पहले लेंगे उस बेसिस पर आपका प्रॉफिट लॉस मार्केट में स्टेबिलिटी सारी डिफाइन होगी. सो आई एग्री विद योर पॉइंट कि इस चीज़ को ट्रेडर्स को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. इनिशियली लॉस प्रॉफिट थोड़ा कम भी हो, लॉस भी थोड़ा कम हो चलेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीड के साथ कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो तो उसके साथ देयर इज ऑलवेज सेइंग रिस्क कम्स विद रिवॉर्ड कम्स विद रिस्क. यस यू हैव टू हैव द सेट ऑफ ट्रेड्स टू डिसाइड कि व्हाट पर्सनालिटी यू आर। अगर मैंने 100 ट्रेड अच्छे लिए हैं तो वो 100 ट्रेड बताएगा कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ, और लेकिन वो सारे 100 के 100 ट्रेड प्रोसेस ड्रिवन होने चाहिए, सेटअप ड्रिवन होने चाहिए।
ऐसा नहीं कि मैंने 10 ट्रेड किए प्रॉपर सेटअप से। ये पॉइंट मैं आपसे इतना ज़्यादा एग्री करती हूँ कि द काइंड ऑफ ट्रेड्स यू टेक वो काफ़ी ज़्यादा बताता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। करेक्ट। मतलब बहुत सारे लोग इमोशंस में आकर बस देख रहे हैं मार्केट इधर जा रही है उधर जा रही है ट्रेड्स ले लेते हैं, तो काफ़ी कुछ बताता है कि वो अभी बहुत नाइव है मार्केट में। Yes, और अभी yes, उन्हें बहुत yes. कुछ सीखने की ज़रूरत है। True, true. मुझे लगता है ट्रेडिंग आपको हम्बल और एक अच्छा इंसान तो बना देती हाँ है हाँ, by the उसके end साथ of the जर्नल day। होनी चाहिए, लेकिन शुभ्रा यू शुड ऑलवेज हैव द ट्रेडिंग जर्नल। आपने जो भी ट्रेड किया है, फिर वो लॉस हो प्रॉफिट हो, यू शुड नोट डाउन। और उस ट्रेड के दौरान के इमोशंस नोट डाउन करो, ट्रेड के पहले के इमोशंस नोट डाउन करो। वो जर्नल्स ही फ्यूचर में, जैसे पिछले महीने मैंने कोई ट्रेड लिया था, वो जर्नल उठा के देख लूँगा, पता चल जाएगा कि क्या इमोशंस फ्लो हो रहे Emotions थे। follow करते हैं। तो दिस इज़ इट I agree अबाउट with it. ट्रेडिंग साइकोलॉजी। परफेक्ट आई गेस यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ से। बट एक और पॉइंट है राहुल जो हमें डेफिनेटली कवर करना चाहिए, वो है टैक्सेशन। नेक्स्ट मंथ हमारी आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आई होप दिस पॉडकास्ट विल डेफिनेटली नॉट बी इनफ टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस एंड आई बिलीव यू विल गोना गिव सम कंटेंट टू अस डेफिनेटली इन अ लॉन्गर फॉर्म। बट व्हाट आई वुड वांट कि आप यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंटर्स बता दीजिए कि अगर कोई क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता है तो आईटीआर फाइलिंग करते टाइम उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, अगर कोई नई गाइडलाइंस आई हैं जो यूजर्स को फॉलो करनी चाहिए तो प्लीज़ वो भी बता दें ताकि क्लैरिटी उनको मिल जाए। तो देखो शुभ्रा, टैक्सेशन में खास करके क्रिप्टो डेरिवेटिव, गवर्नमेंट से कुछ भी अभी तक क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही गवर्नमेंट से, ना ही हमारे सीए इंस्टीट्यूट से। तो हमें जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं अभी हम डेरिवेटिव की, वो एक अजम्पशन बेस्ड रिटर्न है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क एलिमेंट उसमें ऐड कर रहे हैं। कल को अगर कुछ हो भी जाता है, वी कैन डिफेंड आवर सेल्फ, अगर हम हमारे क्लाइंट को भी डिफेंड कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है इसको हम वीडीए में भी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने वीडीए में कंसिडर कर दिया तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही हम वॉयलेट कर रहे हैं। डेरिवेटिव का मतलब एक ऐसी चीज़ जो अपनी प्राइस कहीं और से डिराइव कर रही है। तो अगर हम अभी क्रिप्टोज में है, क्रिप्टो का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ डिराइविंग इट्स प्राइस फ्रॉम बिटकॉइन। अब बिटकॉइन को तो आपने स्पॉट को ऑलरेडी 30% टैक्स कैटेगरी में डाल दिया है विद 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस। तो डेरिवेटिव का क्या, डेरिवेटिव की इंडियन जो डेफिनेशंस है उसके हिसाब से जो इंडियन मार्केट का डेरिवेटिव है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, वो जाता है प्योरली बिजनेस इनकम। इट इज़ प्योर बिजनेस इनकम। इसका मतलब कोई भी बिजनेस का लॉस डेरिवेटिव के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट डेरिवेटिव के लॉसेस से सेट ऑफ हो सकता है। और उसके लिए हम इनकम टैक्स की ITR 3 फाइल करते हैं फॉर प्योर बिजनेस। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्रिप्टो डेरिवेटिव को भी बिजनेस कंसिडर करना है या नहीं। अगर हमने इसको स्पॉट कंसिडर कर दिया और 30% टैक्स कैटेगरी में चले गए तो हम वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव है। स्पॉट में ट्रेडिंग करते तो हम वीडीए बोल देते थे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो की डेफिनेशन नहीं दी, वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन दी है, और वर्चुअल डिजिटल एसेट में हमारा डेरिवेटिव नहीं आता है। तो अभी हमें इंडियन मार्केट के डेरिवेटिव में को कंसिडर करके ही इसमें जाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट का डेरिवेटिव बिजनेस कंसिडर करता है नॉन स्पेकुलेटिव। इसका मतलब जिसमें नॉर्मल टैक्सेशंस होता है, जिसके कैरी फॉरवर्ड होते हैं 8 साल तक लॉसेस, और कोई और बिजनेस से हम सारी चीज़ें सेट ऑफ कर सकते हैं। हम सेफर साइड बिजनेस कंसिडर करते हैं, लेकिन स्पेकुलेटिव। अब इंडियन मार्केट में स्पेकुलेटिव बिजनेस एक ही है ट्रेडिंग में, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग 4 साल तक ही लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, और उसका प्रॉफिट कहीं और से कैरी सेट ऑफ नहीं होगा, उसका लॉस कहीं और से सेट ऑफ नहीं होगा, सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही होगा। तो आज के डेट में क्रिप्टो डेरिवेटिव अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस ले सकते हैं। दिक्कत कहाँ पर आ सकती है, अगर फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन आ गया कि क्रिप्टो डेरिवेटिव को तुमको स्पॉट लेना है, तब प्रॉब्लम हो सकती है, बट वी कैन टैकल, बिकॉज है तो डेरिवेटिव के ही डेफिनेशन में। और सेक्शन 45 सब सेक्शन जो है इनकम टैक्स का, वो सेक्शन क्लियरली कहता है कि आप इसको डेरिवेटिव ट्रीट कर सकते हो, बट ये रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, तो हम इसको स्पेकुलेटिव में लेके जाते हैं। और स्पेकुलेटिव का टैक्सेशन भी स्लैब रेट से ही जाएगा। बस इतना ही है कि उसका जो लॉस है वो कोई और बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होगा, जिस तरह हम इंडियन डेरिवेटिव का करते हैं उस तरह। सबसे पहले ये भी इनकम टैक्स के ITR 3 फॉर्म में ही जाएगा,
लेकिन इंडियन डेरिवेटिव में जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसको मेंशन करते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट्स में इंट्राडे स्पेकुलेशन, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे अलग से कॉलम है, हम इसको उसमें भी मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर भी एक डेफिनेशन आ जाती है जो बोलती है इंट्राडे का जो ट्रेड होता है वो स्टॉक्स में होता है और स्टॉक कंसिडरेशन एसेट, हम डेरिवेटिव को एसेट ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसको क्या करते हैं हम, 65 नंबर का एक कॉलम आता है इनकम टैक्स ITR 3 में जो कहता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो वहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं। वहाँ पे हम इसका टर्नओवर मेंशन करेंगे, वहाँ पे अगर उसका प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट मेंशन करेंगे, लॉस हुआ है तो लॉस मेंशन करेंगे। आगे जाके जैसे हम इनकम टैक्स का फॉर्म 3 क्लोज करेंगे तो इंडियन मार्केट का जो इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस है और क्रिप्टो का डेरिवेटिव का प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मर्ज हो ही नहीं वाले हैं। दोनों मर्ज होने ही वाले हैं लेकिन दिखाने का तरीका दोनों का अलग अलग रहेगा। That's a great news for users, I guess. यस, दोनों मर्ज होने ही वाले हैं। बस इतना ही है कि इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो अब हमको यही ट्रीट करना पड़ेगा। अगर हमने ये ट्रीट कर दिया कि जो भी प्रॉफिट है उस पर 30% टैक्स, तो हम गलत कर रहे हैं क्योंकि वो 30% टैक्स VDA पे लग रहा है और डेरिवेटिव VDA के डेफिनेशन में नहीं आती, भले ही उससे प्राइस डिराइव कर रही है। जैसे रिलायंस का स्टॉक और रिलायंस का फ्यूचर, रिलायंस की स्टॉक की ट्रेडिंग अगर आप करते हो, आज खरीदते हो कल बेचते हो, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। लेकिन वही रिलायंस फ्यूचर आप खरीदते हो और कल बेचते हो तो वो बिजनेस इनकम हो गई, वो तो नॉन स्पेकुलेटिव है। हम तो इसको स्पेकुलेटिव कह रहे हैं ना, एटलीस्ट कि हम स्पेकुलेटिव भी बोल रहे हैं और उसको स्पेकुलेटिव में मेंशन कर रहे हैं। सो अगर मैंने बिटकॉइन में ट्रेडिंग की है स्पॉट में तो वर्चुअल डिजिटल एसेट 30% टैक्स, अगर उसी बिटकॉइन का मैं डेरिवेटिव फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस में कंसीडर कर रहा हूँ, दैट्स इट। सो यही होगा टैक्स ट्रीटमेंट फॉर द टाइम बिंग जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली कहाँ रखना है। बट अभी 15 सितंबर इज़ द ड्यू डेट, उसके पहले हमको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। तो वी डोंट हैव एनी अदर वे टू टैकल इट बिकॉज नोटिफिकेशन शायद बाद में आ जाए, बट अभी हमको यही सबसे सेफ वे लगता है जहाँ पे हम फाइल कर सकते हैं। आई गेस यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प इससे मिल गई होगी और अब वो अपना ITR फाइलिंग बेटर तरीके से कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच राहुल फॉर गिविंग योर टाइम। आई होप कि यूजर्स को स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, टैक्सेशन की प्रॉब्लम डेफिनेटली समझ आ गई होगी, बट हेयर इज लाइक लिटिल थिंग जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। राहुल इज अ CA, ही इज एडवाइजिंग, ही इज गिविंग द सजेशंस, बट आप बहुत ज़्यादा अगर आपका प्रोफेशन ये नहीं है देन वी विल रिकमेंड टू कंसल्ट द CA और कंसल्ट द प्रोफेशनल ताकि आपको बेटर एडवाइस ऑन दिस टॉपिक मिल सके। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा और स्ट्रैटेजी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे ही सुनकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। देन आई कैन एक्सपेक्ट कि आपको कैसा लगा होगा। ये पॉडकास्ट हमने स्पेशली आपके लिए बनाया और हम ऐसे और पॉडकास्ट लेकर आते रहते हैं, तो पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही इन पॉडकास्ट में काफ़ी सारी मेहनत लगती है, हम ट्राई करते हैं कि आपके लिए एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट लेकर आएँ ताकि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और आप उन्हें यूज़ कर सकें। तो प्लीज़ इफ़ यू विल सब्सक्राइब द चैनल, इफ़ यू विल गिव योर सपोर्ट टू अस, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस। ऑल्सो हमने पॉडकास्ट का पार्ट 1 काफ़ी पहले रिलीज कर दिया था, दिस इज पार्ट 2। अगर आपको और ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन ज़रूर ताकि हम पॉडकास्ट का पार्ट 3 ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट। अब मार्केट के ट्रेडिंग सेशंस को जानने के लिए आपको बार बार टाइम चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इंडिकेटर लगाओ और सेकंड्स में मार्केट के सेशंस को पता कर लो।